लू चेन ने युन किंगशु की आंखों में देखा और आगे कहा, साधक जंगल के कानून का पालन करते हैं, जहां शक्तिशाली का सम्मान किया जाता है। अब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अगर तुम मेरे साथ आने को तैयार नहीं हो तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है। युन किंगशु ने इस पल अपना संयम वापस पा लिया। उसका चेहरा अभी भी बर्फ जैसा ठंडा था। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो। यद्यपि युन किंगशु में अभी भी जीने की इच्छा थी, लेकिन उसके द्वारा झेले जाने वाले अपमान की तुलना में मृत्यु उसके लिए उतनी भयावह नहीं थी। इसके अलावा सेंट्रल स्टार डोमेन में अब वो अजीब लाल धागे थे। पिछले युग की तबाही से बचने का तरीका अब काम का नहीं था और इस युग में उसके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा थी। मृत्यु अवश्यंभावी है, देर सवेर। यदि लू चेन उसे मारना चाहता है तो उसे मारने दो। यह युन किंगशु के निडर होकर मौत का सामना करने के भाव को देखकर लू चेन ने कहा, दरअसल तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरे साथ महान सुम राजवंश में आना होगा। युन किंगशु चुप रही। वह लू चेन के साथ न जाने के लिए दृढ़ थी। लू चेन ने कहा, तुम मेरे साथ महान सुम राजवंश में नहीं आना चाहती। इसकी मुख्य वजह यह है कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैंने शियान के साथ किया था। इस बात पर तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। आप और ज़ियानिक्सियन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आपके साथ दोहरी साधना उसके साथ दोहरी साधना से मूलतः भिन्न नहीं है। मैं आपको मुख्यतः महान सुम राजवंश में ले जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे चिंता है कि आपके मुख्य शरीर में कुछ ऐसा हो सकता है जिसका असर क्लोन ज़ियानिक्सियन पर पड़ सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि आपने कनेक्शन तोड़ दिया है, लेकिन ये सिर्फ सही है। एक बार मुख्य शरीर नष्ट हो जाने पर क्लोन पर भी कुछ हद तक इसका असर जरूर पड़ेगा। लू चेन की बातें सुनकर युन किंगशु की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने एक पल सोचा और महसूस किया कि लू चेन की बातें बेवजह नहीं थीं। जब युन किंगशु का ध्यान भंग हुआ तो लू चेन ने कहा, ज़ियानिक्सियन की खातिर भले ही आप मेरे साथ महान सुम राजवंश में नहीं जाना चाहते हो, मैं आपको जबरन वहां ले जाऊंगा। युन किंगशु ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम सचमुच उसके लिए ऐसा कर रहे हो? लू चेन ने कहा, जरूर। मेरे पास पहले से ही काफी औरतें हैं, एक ज्यादा या एक कम होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये तो नहीं सोचोगी कि मैं तुम्हें महान सुम राजवंश में इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, है ना? लू चेन की बातें सुनकर युन किंगशु को लगा कि उसकी बात में कुछ सच्चाई है। लू चेन के पास पहले से ही बहुत सी औरतें थीं, एक के कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा लू चेन के पास पहले से ही एक क्लोन है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू चेन किसके साथ है, सब एक ही है। शायद लू चेन सचमुच युन शियान के लिए ऐसा कर रहा था। इस संभावना को देखते हुए युन किंगशु ने आखिरकार कुछ हिचकिचाहट दिखाई। ठीक है, मैं आपके साथ ग्रेट सम राजवंश तक चलूंगा। इस समय उसकी शक्ति लू चेन के बराबर नहीं थी। अगर वह मना भी कर देती तो लू चेन उसे जबरदस्ती महासम राजवंश में ले जा सकता था। लू चेन जैसी स्वर्गीय सम्राट स्तरीय शक्ति वाले व्यक्ति के सामने उसकी दिव्य आत्मा का आत्मविनाश भी मुश्किल था। चूंकि लू चेन ने कहा था कि उसे महान सुम राजवंश में ले जाना केवल युन ज़ियानिक्सियन के लिए था और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना था, इसलिए वह यात्रा कर सकती थी। ब्रह्मांड में कहीं भी सुरक्षित नहीं है और संभवतः महान सम राजवंश की बाधा कुछ खतरों को रोक सकती है जो निश्चित है। युन किंगशु को सहमत देखकर लू चेन के होंठ थोड़े मुड़ गए और फिर उसने कहा, तो चलो चलें। युन किंगशु तुरंत खड़ा हुआ और रहस्यमय चंद्रमा महल में सभी को एक संदेश भेजा जिसमें उन्हें अपना सामान बांधने और महान सुम राजवंश की अमर नाव का अनुसरण करते हुए महान सुम राजवंश तक जाने के लिए कहा। युन किंगशु का फैसला सुनकर रहस्यमय चंद्रमहल के लोग अचंभित रह गए। वे केंद्रीय तारा क्षेत्र में कुछ ही वर्षों से थे और अब वे फिर से जा रहे थे। इसके अलावा महान सम राजवंश में स्थानांतरित होने पर हालांकि कुछ लोगों को संदेह हुआ। रहस्यमय चंद्रमा पैलेस के अधिकांश लोगों की ताकत अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और केवल आज्ञाकारी रूप से पालन कर सकते थे। इस प्रकार युन किंगशु रहस्यमय चंद्रमहल से सभी को लेकर लू चेन और उसके समूह के साथ महान सुम राजवंश में चला गया। लू चेन ने रहस्यमय चंद्रमहल के लिए विशेष रूप से एक तारा क्षेत्र आवंटित किया। युन किंगशु के महासम राजवंश में पहुंचने के बाद लू चेन को उसकी कोई परवाह नहीं रही। वह जानता था कि युन किंगशु अभी भी उसके प्रति प्रतिरोध रखती है, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार अब उसके पास काफी औरतें थीं। हालांकि महान सुम राजवंश का बेड़ा केंद्रीय तारा क्षेत्र से चला गया था,
लू चेन ने केंद्रीय तारा क्षेत्र की निगरानी नहीं छोड़ी। लाल वर्षा विश्व महान सुम राजवंश के हाथों में रहा, जहां लू चेन ने कई महान सम्राटों को तैनात किया और लाल वर्षा विश्व में एक क्लोन छोड़ दिया। इस तरह केंद्रीय तारा क्षेत्र में जो कुछ भी घटित होता था वह तुरंत जान सकता था। दिन प्रतिदिन बीतते गए और महान सुम राजवंश का विस्तार जारी रहा, साथ ही केंद्रीय स्टार डोमेन में शेन्यू राजवंश का विस्तार भी जारी रहा। सेंट्रल स्टार डोमेन में शीर्ष बलों ने शेन्यू राजवंश का सामना करने के लिए लगभग सभी को एकजुट किया और अमर गठबंधन नामक एक संगठन का गठन किया। लू चेन को भी डार्क डेविल्स के खतरे का अंदाजा था, लेकिन उसने तुरंत शेन्यू राजवंश पर हमला नहीं किया। फिलहाल उसका ध्यान जुवानतियान से बचने पर था, जो कहीं नजर नहीं आ रहा था। हालांकि 10 साल जल्दी ही बीत गए और जुवानतियान अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, जबकि सेंट्रल स्टार डोमेन में स्थिति खराब हो गई थी। डार्क डेविल्स की संख्या बढ़ रही थी। लू चेन को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ब्रह्मांड में महाविनाश सचमुच आ जाएगा। इसलिए उसने स्वर्गीय सम्राट की बैठक बुलाई और शेन्यू राजवंश के खिलाफ सेना भेजने की योजना बनाई। स्वर्गीय सम्राट हॉल। लू चेन ने हॉल में बैठे महान सम्राटों पर नजर डाली। विस्तार के वर्षों में महान सुम राजवंश में अब 1000 से ज्यादा स्वर्गीय सम्राट थे, जिनमें से कई दूसरे राजवंशों से थे जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन महान सुम राजवंश के प्रचुर की हुई भाग्य के कारण और भी ज्यादा सम्राटों को सफलता मिली। लू चेन के प्रकट होने के बाद स्वर्गीय सम्राट हॉल में महान सम्राटों ने एक समान रूप से सलामी दी। स्वर्गीय सम्राट को नमस्कार, लू चेन ने शांति से कहा। आराम से। इस बार लू चेन की सम्राट स्तरीय बैठक का उद्देश्य सभी को पहले से ही पता था। आखिरकार ग्रेट सम राजवंश के पास लाल वर्षा जगत में एक पवित्र स्तर का संचरण तंत्र था और केंद्रीय तारा क्षेत्र की जानकारी उस संचरण तंत्र के माध्यम से ग्रेट सम राजवंश को प्रतिदिन प्राप्त होती थी। लू चेन ने फिर कहा, अमर गठबंधन सेना की स्थिति बहुत खराब है। सेंट्रल स्टार डोमेन की कई शीर्ष पवित्र भूमियां पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। लू चेन के शब्दों को सुनकर सभी को एहसास हुआ कि वास्तव में उनके स्वर्गीय सम्राट का इरादा शेन्यू राजवंश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का था। पुण्य कमाने का अवसर आखिरकार आ ही गया था। उपस्थित सभी महान सम्राटों ने दानव दफन मंत्र की साधना की थी, जिसमें अंध दैत्यों पर पूर्ण दमनकारी शक्ति थी। इस दौरान ब्रह्मांड के बाहर विचरण करने वाले अंध दैत्यों का महासम राजवंश के महान सम्राटों द्वारा बहुत अधिक दमन किया गया था। कई महान सम्राट लंबे समय से उन डार्क डेविल्स का सामना करने के लिए सेंट्रल स्टार डोमेन की ओर जाना चाहते थे। थोड़ी बेचैन भीड़ को देखते हुए लू चेन ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी ने इस सम्राट स्तरीय बैठक का उद्देश्य अनुमान लगा लिया है। ये सही है। मैं इस दानव गुफा को खत्म करने के लिए शेन्यू राजवंश के खिलाफ लामबंद होने का इरादा रखता हूँ। जैसे ही लू चेन ने बोलना समाप्त किया, हॉल में मौजूद महान सम्राटों ने एक स्वर में कहा, हम स्वर्गीय सम्राट का पूर्ण समर्थन करते हैं। लू चेन ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि आप मानते हैं कि दानव दफन मंत्र में प्रशिक्षित होने से आप डार्क डेविल्स को दबा सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि शेन्यू राजवंश के डार्क डेविल्स ब्रह्मांड में अन्य जगहों से अलग हैं। लू चेन की याद दिलाने पर महान सम्राटों के बेचैन दिल थोड़ा शांत हो गए। उनके स्वर्गीय सम्राट ने जो कहा वह सही था। शेन्यू राजवंश के स्वर्गीय राक्षस बहुत शक्तिशाली थे, जिनमें सम्राट स्तर के स्वर्गीय राक्षसों की संख्या काफी थी, जो शायद दक्षिया राजवंश से कम नहीं थी। बेशक स्वर्गीय राक्षसों की शक्ति एक पहलू थी, लेकिन दूसरा पहलू यह था कि शेन्यू राजवंश के स्वर्गीय राक्षस उन राक्षसों से अलग थे जिनका उन्होंने पहले सामना किया था, जो केवल मनुष्यों को खाना जानते थे। शेन्यू राजवंश के अधिकांश स्वर्गीय राक्षस रूपांतरित साधक थे, सामान्य स्वर्गीय राक्षसों से अधिक चतुर और मानवीय रणनीतियों के जानकार। इसलिए भले ही उनकी शक्ति का स्वर्गीय राक्षसों पर दमनात्मक प्रभाव हो, फिर भी वे राक्षस निश्चित रूप से इस दमन को कम करने के लिए अन्य तरीकों के बारे में सोचेंगे, जैसे जाल या संरचनाएं स्थापित करना। यदि दक्षिया राजवंश के महान सम्राटों ने उन स्वर्गीय राक्षसों को केवल कुछ ताराभक्षी राक्षसों के रूप में माना, तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता था। हॉल में महान सम्राटों को थोड़ा शांत होते देख लू चेन ने आगे कहा, बेशक बहुत ज्यादा चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस समय एक महान सम्राट ने पूछा, महाराज, क्या हम इस बार पूरी सेना तैनात कर रहे हैं? चूंकि शेन्यू राजवंश ने सेंट्रल स्टार डोमेन के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार दक्षिया राजवंश को शेन्यू राजवंश का सफाया करने के लिए अपना पूरा प्रयास करना होगा। लू चेन ने कहा, अभी नहीं। मेरी योजना सिर्फ 500 महान सम्राट और 2000 अंतरिक्ष यान भेजने की है।
सच कहूं तो लू चेन कुछ चिंतित था कि जुवानतियान इस समय अचानक प्रकट हो सकता है। शेष 500 महान सम्राट आत्मा एकत्रीकरण व्यूह का उपयोग कर सकते थे, जिससे उन्हें तुरंत ही स्वर्गीय सम्राट की शक्ति प्राप्त हो जाती थी। 500 महान सम्राटों को छोड़कर अगर जुवानतियान भी आ जाए तो भी उसके पास लड़ने की ताकत होगी। अगर सभी महान सम्राटों को बाहर भेज दिया जाए और जुवानतियान ने दाक्सिया राजवंश पर हमला करने का मौका लिया तो यह मुसीबत बन जाएगा। अजीब बात यह है कि 10 साल बीत चुके थे और जुवानतियान अभी भी उससे परेशानी मोल लेने नहीं आया था। जुवानतियान को जरूर पता था कि वह लगातार विस्तार कर रहा है और जैसे जैसे दक्सिया राजवंश का क्यों भाग्य बढ़ता गया, महान सम्राटों की संख्या बढ़ती गई और उसकी ताकत भी बढ़ती गई। तब तक जुवानतियान के लिए उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। जुवानतियान ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वो किसका इंतजार कर रहा है? यही वो बात थी जो लू चेन समझ नहीं पाया। सौभाग्य से जुवानतियान ने तुरंत दक्सिया राजवंश पर हमला नहीं किया था, जिससे उसे आगे बढ़ने का मौका मिल गया। उसका मानना था कि अब दक्सिया राजवंश के क्यूई भाग्य और आत्मा संग्रह व्यूह का उपयोग करने वाले 500 महान सम्राटों के साथ जुवानतियान के लिए उसे मारना आसान नहीं होगा। चाहे जुवानतियान ने दक्सिया राजवंश पर हमला करने का फैसला किया हो या नहीं, शेन्यू राजवंश के खतरे से निपटना जरूरी था। शेन्यू राजवंश का विस्तार बहुत तेज था और स्वर्गीय राक्षसों की वृद्धि दर बढ़ती जा रही थी। लू चेन के अनुमान के अनुसार जब स्वर्गीय राक्षसों की संख्या एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाएगी तो युग क्लेश उतर आएगा। इसे रोकने के लिए शेन्यू राजवंश की राक्षसी गुफा को नष्ट करना आवश्यक था। प्रारंभ में वह जुवानतियान के हमले से चिंतित था, इसलिए उसने शेन्यू राजवंश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से परहेज किया, जिससे दक्सिया राजवंश को अधिक लाभ हुआ। उपस्थित महान सम्राटों में से कई शेन्यू राजवंश के डर से दक्सिया राजवंश में शामिल हो गए, जिससे दक्सिया राजवंश का विस्तार पहले से भी अधिक तेज हो गया। लू चेन की गतिविधियों से ऐसा संदेह पैदा होता था कि वह आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए डाकुओं को पाल रहा है, लेकिन ये तरीका वास्तव में काफी प्रभावी था। अब चूंकि दक्सिया राजवंश के पास पर्याप्त महान सम्राट थे, इसलिए वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। शेन्यू राजवंश के बिना भी जब तक दक्सिया राजवंश युद्ध में था, तब तक उसकी सर्वोच्च शक्तियां उससे मुकाबला नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि वर्तमान अमर गठबंधन सेना भी दक्सिया राजवंश के बेड़े का सामना करने पर दूरी बनाए रखती थी। शेन्यू राजवंश अब दक्सिया राजवंश के लिए किसी काम का नहीं रह गया था, अब इसे साफ करने का समय आ गया था। महान सम्राटों के साथ अभियान पर चर्चा करने के बाद लू चेन ने यह व्यवस्था की कि कौन से महान सम्राट अभियान पर उनके साथ रहेंगे और कौन दक्सिया राजवंश में पीछे रहेंगे। एक बार उम्मीदवार निर्धारित हो जाने के बाद सैन्य बलों को इकट्ठा करने में दक्सिया राजवंश को 6 महीने लग गए। ये बेड़ा रेड रेन वर्ल्ड के पवित्र टियर ट्रांसमिशन एरे के माध्यम से सीधे सेंट्रल स्टार डोमेन पर पहुंचा। जैसे ही दक्सिया राजवंश का बेड़ा सेंट्रल स्टार डोमेन में पहुंचा, उन्होंने अमर गठबंधन सेना की अमर नौकाओं को लाल वर्षा दुनिया की दिशा में पीछे हटते हुए पाया। अमर गठबंधन सेना की अमर नौकाएं जीर्ण शीर्ण हो गई थीं और पीछे हटते हुए महान सम्राटों को विभिन्न प्रकार की चोटें लगी थीं। 2000 से ज्यादा स्टारशिप को अचानक प्रकट होते देख अमर गठबंधन सेना के महान सम्राट दंग रह गए। क्या वे एक खतरे से बचकर दूसरे खतरे में फंस गए थे? दक्सिया राजवंश के बेड़े को देखकर अमर गठबंधन सेना का नेतृत्व कर रहे 9वीं परत के राज्य के महान सम्राट ने तुरंत सभी अमर नौकाओं और महान सम्राटों को रुकने और पीछे न हटने का आदेश दिया। वे शून्य में रुके रहे और चुपचाप दक्सिया राजवंश के अंतरिक्ष यानों का निरीक्षण करते रहे। इस समय एक महान सम्राट ने गठबंधन के प्रमुख महान सम्राट के सामने कहा, ये दक्सिया राजवंश की अमर नौकाएं होनी चाहिए। मैंने उन्हें पहले देखा है और वे बिल्कुल ऐसी ही दिखती हैं। ये सुनकर सम्राट युनजिंग ने राहत की सांस ली। अगर वे दक्सिया राजवंश के अमर नावे थे तो उनके पास भागने का मौका था। अगर वे शेन्यू राजवंश के थे तो भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। सम्राट युनजिंग ने सीधे कई प्रकाश वर्ष दूर अपनी आवाज प्रेषित करते हुए पूछा, क्या आप अमर गठबंधन सेना का समर्थन करने के लिए केंद्रीय स्टार डोमेन की ओर जा रहे हैं? इस समय तक सेंट्रल स्टार डोमेन का लगभग आधा हिस्सा शेन्यू राजवंश के कब्जे में था। सेंट्रल स्टार डोमेन में दक्सिया राजवंश की अमर नौकाओं का दिखना संभवतः शेन्यू राजवंश के लिए लक्षित था, जो अमर गठबंधन सेना के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। लू चेन ने अमर गठबंधन सेना की स्थिति का जायजा लेने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया और देखा कि भागे हुए सभी महान सम्राट गंभीर रूप से घायल थे। उसे यह एहसास हुआ कि स्वर्गीय राक्षसों से निपटने के लिए अभी भी उनके जैसे पेशेवरों की जरूरत है, और वह कुछ हद तक भावुक हो गया। लू चेन ने फिर आवाज लगाई,
मैं दक्षिया राजवंश का सम्राट हूँ। आपकी गठबंधन सेना का नेता कहाँ है? फौरन मुझसे मिलने आओ। अगर यह बात पहले की होती तो सम्राट युनजिंग ये सुनकर बहुत नाराज होते, क्योंकि वे भी एक गरिमा में साम्राज्य के सम्राट थे। क्या वे किसी के बुलाने पर आ सकते थे? लेकिन अब सम्राट युनजिंग को स्वर्गीय दानव सेना ने इस हद तक पीटा था कि उनका गुस्सा बिल्कुल भी नहीं रहा। लू चेन का संदेश सुनकर उन्होंने एक पल भी संकोच नहीं किया और आगे बढ़कर तुरंत लू चेन के सामने प्रकट हो गए। लू चेन के सामने पहुंचने पर और ये देखते हुए कि लू चेन केवल 8वीं परत के दायरे से था, सम्राट युनजिंग थोड़ा रुक गए और फिर अनिश्चितता से पूछा, क्या आप अफवाह वाले पुनर्जन्म वाले स्वर्गीय सम्राट लू चेन हैं? सम्राट युनजिंग ने सोचा था कि लू चेन कम से कम 9वीं परत के दायरे में होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह केवल 8वीं परत के दायरे में था। स्वर्गीय दानव सेना के विरुद्ध लड़ने के लिए अमर गठबंधन सेना के अनगिनत 9वीं परत के महान सम्राटों ने प्राण त्याग दिए थे। 8वीं परत का महान सम्राट क्या कर सकता था? अपने संयम को पुनः प्राप्त करते हुए सम्राट युनजिंग ने कहा, मेरी सलाह मानो, शीघ्र ही अपने दक्षिया राजवंश में वापस चले जाओ। यह ऐसा विषय नहीं है जिसमें तुम हस्तक्षेप कर सको। अमर गठबंधन सेना पहले ही पूरी तरह से पराजित हो चुकी है। स्वर्गीय दानव सेना को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे वहां जाने से सिर्फ उन दानवों को खाना ही मिलेगा। सम्राट युनजिंग की बातें सुनकर लू चेन मंद मंद मुस्कुराया और बोला, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? सम्राट युनजिंग ने उपहास किया और लू चेन को और नहीं समझाया। मरने के लिए नियत भूत से अच्छी बातें कहना मुश्किल है। अगर लू चेन मौत की जिद पर अड़ा रहा तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। जैसे ही सम्राट युनजिंग जाने वाले थे, लू चेन ने अचानक अपना हाथ उठाया और सम्राट युनजिंग के शरीर में शुद्ध जीवन शक्ति का प्रवाह हुआ। एक क्षण में सम्राट युनजिंग के सारे घाव गायब हो गए और उनका पूरा शरीर अपनी पूर्वावस्था में लौट आया। सम्राट युनजिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और लू चेन को अविश्वास से देखने लगे। उनकी स्मृति में लू चेन वध सम्राट थे, जिन्होंने वध की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी, तो वे जीवन शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते थे? इसके अलावा उनकी जीवन शक्ति अन्य जीवन सम्राटों की तुलना में अधिक शुद्ध थी तथा उसके प्रभाव भी बेहतर थे। अमर गठबंधन सेना में जीवन सम्राट भी थे जिन्होंने उसका इलाज किया था, इसलिए वह महसूस कर सकता था कि लू चेन की जीवन शक्ति दूसरों से अलग थी। हालांकि सम्राट युनजिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। लू चेन को सावधानी से देखते हुए पूछा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? सम्राट युनजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि लू चेन उसे यूं ही ठीक कर देगा। दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। लू चेन ने कहा, अब जब अमर गठबंधन सेना हार गई है तो पूरा सेंट्रल स्टार डोमेन जल्द ही गिर जाएगा। तुम लोगों के पास शायद कहीं और जाने के लिए जगह नहीं होगी, है ना? क्यों न तुम दक्षिया राजवंश में शामिल हो जाओ? जैसे ही सम्राट युनजिंग मना करने ही वाले थे, लू चेन ने अचानक कहा, वर्तमान दक्षिया राजवंश ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके 1000 से ज्यादा महान सम्राट हैं। इसके क्यूई भाग्य का संकेंद्रण आपकी कल्पना से भी परे है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि दक्षिया राजवंश का बैरियर कितना मजबूत है। दक्षिया राजवंश में शामिल होने से आपको योग क्लेश से बचने का मौका मिल सकता है। यह लू चेन की बातें सुनकर सम्राट युनजिंग चुप हो गए। सोचने के बाद उन्हें लगा कि लू चेन की बातें कुछ हद तक सही थी। फिलहाल उनके पास और कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार जब सेंट्रल स्टार डोमेन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो शेन्यू राजवंश की स्वर्गीय दानव सेना निश्चित रूप से ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में फैल जाएगी और पूरा ब्रह्मांड स्वर्गीय दानव सेना के कब्जे में आ जाएगा। बेशक स्वर्गीय राक्षसों का नुकसान गौण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन काल के अभिलेखों के अनुसार एक बार जब भारी संख्या में स्वर्गीय राक्षस प्रकट हो जाएंगे तो वास्तविक योग क्लेश दूर नहीं होगा। स्वर्गीय राक्षसों की संख्या अब अज्ञात है और योग क्लेश शुरू होने में शायद अधिक समय नहीं लगेगा। अब जबकि केंद्रीय तारा क्षेत्र लगभग स्वर्गीय राक्षसों के कब्जे में है, जिस युग परिवर्तन भूमि के बारे में वे सोच रहे थे वह भी खत्म हो चुकी है। वे युग क्लेश से बचने के लिए बस दूसरे ही उपाय सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि लू चेन वास्तव में स्वर्गीय सम्राट का पुनर्जन्म है तो उसके पास युग क्लेश से बचने का एक रास्ता हो सकता है। ये सोचकर सम्राट युनजिंग ने कहा, ठीक है, हम दक्षिया राजवंश में शामिल हो जाएंगे, लेकिन हम मरने के लिए आपका पीछा नहीं करेंगे। वे अभी अभी अग्रिम पंक्ति से पीछे हटे थे। इस समय उनसे स्वर्गीय दानव सेना का फिर से सामना करने के लिए कहना कुछ ऐसा था जो वे निश्चित रूप से करने को तैयार नहीं थे। लू चेन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस दक्षिया राजवंश के बेड़े के पीछे चलो और देखो।
ये सुनकर सम्राट युनजिंग के चेहरे पर संदेह की एक झलक उभरी। बस देखते रहो, क्या ऐसा हो सकता है कि लू चेन को अभी भी पता नहीं है कि स्वर्गीय दानव सेना कितनी भयानक है। वे स्वर्गीय दानव सेनाएं मनुष्यों को देखते ही खा जाती हैं, और स्वर्गीय दानव शक्ति का साधकों पर पूर्ण दमन है, और अमर गठबंधन सेना उन्हें बिल्कुल भी रोक नहीं सकती। उनके कुछ महान सम्राट और दक्षिया राजवंश की अमर नौकाएं संभवतः स्वर्गीय दानव सेना के दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। कुछ देर सोचने के बाद सम्राट युनजिंग अंततः सहमत हो गए। ठीक है, हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन मुझे पहले ही बता देना चाहिए, हम कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। लू चेन ने अब सम्राट युनजिंग पर ध्यान नहीं दिया और सीधे थंडरबोल्ट सम्राट से कहा, आगे बढ़ो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, दक्षिया राजवंश की सेना सीधे शेन्यू राजवंश की ओर बढ़ गई। इस बीच सम्राट युनजिंग तुरंत अपनी अमर गठबंधन सेना में लौट आए। सम्राट युनजिंग को लौटते देख अमर गठबंधन सेना के सभी महान सम्राट तुरंत उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सम्राट युनजिंग, दक्षिया राजवंश के प्रतिनिधि ने क्या कहा? सम्राट युनजिंग ने शांति से कहा, इस सम्राट ने दक्षिया राजवंश में शामिल होने का फैसला किया है। जो कोई भी शामिल नहीं होना चाहता वह अब जा सकता है। अमर गठबंधन सेना विभिन्न शक्तियों से मिलकर बनी थी, और सम्राट युनजिंग के नेतृत्व वाली सेना में 1 दर्जन से भी ज्यादा सेनाओं के महान सम्राट शामिल थे। वह उन्हें दक्षिया राजवंश में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक था। सम्राट युनजिंग की बातें सुनकर वहां मौजूद महान सम्राट दंग रह गए। सम्राट युनजिंग ने वास्तव में दक्षिया राजवंश में शामिल होने का फैसला किया था। इस समय एक महान सम्राट ने आह भरी और कहा, अब दक्षिया राजवंश में शामिल होने के अलावा जाने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। अमर गठबंधन सेना पहले ही पूरी तरह से पराजित हो चुकी है, और अब ज्यादा समय नहीं है जब स्वर्गीय दानव सेना पूरे केंद्रीय तारा क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी और बाहर की ओर विस्तार करना शुरू कर देगी। तब हम बस हर जगह छिपी पाएंगे। जैसे ही महान सम्राट के शब्द निकले, वहां उपस्थित सभी महान सम्राट अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत होकर चुप हो गए। हालांकि उन्हें दक्षिया राजवंश में शामिल होने देने के बावजूद भी अंदर ही अंदर कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ। इस समय एक जिज्ञासु महान सम्राट ने पूछा, दक्षिया राजवंश की अमर नाव अभी भी केंद्रीय स्टार डोमेन के केंद्र की ओर क्यों बढ़ रही है? सम्राट युनजिंग ने उत्तर दिया, दक्षिया राजवंश स्वर्गीय दानव सेना के साथ निर्णायक युद्ध में शामिल होने की योजना बना रहा है। यह उनकी अमर गठबंधन सेना, जिसमें अनेक महान सम्राट थे, पराजित हो चुकी थी। फिर भी दक्षिया राजवंश ने स्वर्गीय दानव सेना के साथ आमने सामने जाने का साहस किया। इस समय चिंतित महान सम्राट ने कहा, क्या दक्षिया राजवंश हमें अपने लिए रास्ता साफ करने के लिए एक मोहरा के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा है? सम्राट युनजिंग ने कहा, दक्षिया राजवंश के प्रतिनिधि ने हमें बताया कि हमें बस पीछे चलना चाहिए और देखना चाहिए, हमें इस युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। समूह को संदेह था, क्या सचमुच इतना उदार प्रस्ताव हो सकता है? बिना लड़े दक्षिया राजवंश में शामिल हो जाओ। क्या दक्षिया राजवंश सचमुच इतना दयालु है? एक महान सम्राट ने कहा, क्या यहाँ कोई छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है? तभी एक घायल महान सम्राट खड़ा हुआ और बोला, किसी छिपे हुए एजेंडे की किसे परवाह है? जब तक दक्षिया राजवंश स्वर्गीय दानव सेना का विरोध करने को तैयार है, मैं दक्षिया राजवंश में शामिल होने को तैयार हूँ। इस महान सम्राट की सेना स्वर्गीय दानव सेना द्वारा नष्ट कर दी गई थी, और वह स्वयं भी उनके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब उसके मन में स्वर्गीय दानवों के प्रति गहरी घृणा थी। ये केवल एक महान सम्राट ही नहीं था, वहां उपस्थित अनेक लोग स्वर्गीय राक्षसों के प्रति गहरी नाराजगी रखते थे। उस महान सम्राट के वचनों से अधिकाधिक महान सम्राटों ने सीधे दक्षिया राजवंश में शामिल होने का निर्णय लिया। कुछ तो दक्षिया राजवंश की सेना का पीछा करके जवाबी हमला भी करना चाहते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अभी तक निर्णय नहीं ले पाए थे, लेकिन अन्य महान सम्राटों को दक्षिया राजवंश में शामिल होने का निर्णय लेते देख उन्होंने भी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वहीं रुकने पर विचार किया। यदि दक्षिया राजवंश की शक्ति स्वर्गीय दानव सेना से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होती, तो वे दक्षिया राजवंश में शामिल होने पर विचार करते। अगर दक्षिया राजवंश की सेना स्वर्गीय दानव सेना से भिड़कर धराशायी हो जाती, तो उनके लिए वहां से निकलने में देर नहीं लगती। आखिरकार वे दक्षिया राजवंश की सेना के पीछे छिपकर स्थिति को बदलते हुए देख तो सकते थे। दक्षिया राजवंश का बेड़ा तेजी से आगे बढ़ा और सीधे शेन्यू राजवंश की ओर बढ़ गया। सम्राट युनजिंग के नेतृत्व में अमर गठबंधन के अवशेष ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि क्या लू चेन सम्राट शेन्यू को कम आंक रहे थे।
जब अमर गठबंधन सेना का गठन किया गया था तो ये पूरी तरह से रक्षात्मक थी और उसने कभी भी शेन्यू राजवंश के खिलाफ सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार साधारण सम्राट स्तर के स्वर्गीय राक्षसों से निपटना उनके लिए पहले से ही काफी चुनौतीपूर्ण था। अगर उन्होंने सम्राट शेनवू को उकसाया, जिनके बारे में संदेह था कि वे एक स्वर्गीय राक्षस हैं जो स्वर्गीय सम्राट के दायरे में पहुंच गए हैं, तो उनकी हार निश्चित रूप से तेज होगी। अब तक सम्राट शेनवू केवल एक बार तियानजी मंडप के विनाश के दौरान प्रकट हुए थे और उसके बाद से उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। यदि सम्राट शेनवू ने कार्रवाई करने का फैसला किया होता तो सेंट्रल स्टार डोमेन पर बहुत पहले ही शेन्यू राजवंश का कब्जा हो चुका होता। एक पल के लिए अमर गठबंधन के बचे हुए महान सम्राटों के दिल चिंता से भर गए। हालांकि वे दक्सिया राजवंश के पीछे पीछे चल रहे थे, किसी भी मुसीबत के संकेत पर भागने को तैयार। उनमें से किसी को भी सम्राट शेनवू की दुर्जय शक्ति की वास्तविक सीमा का अंदाजा नहीं था। उनकी चिंता यह थी कि शायद समय आने पर उन्हें भागने का मौका भी न मिले। लू चेन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सम्राट युनजिंग और अन्य लोग क्या सोच रहे थे। दक्सिया राजवंश की सेना ने शेन्यू राजवंश की ओर अपना सीधा रुख जारी रखा। भले ही सम्राट शेनवू एक स्वर्गीय सम्राट थे, लू चेन उन्हें बहुत बड़ा खतरा नहीं मानते थे। इस दौरान शेन्यू राजवंश में दिव्य मार्शल हॉल के भीतर सम्राट शेनवू शानदार ड्रैगन सिंहासन पर बैठे थे और हॉल में प्रक्षेपण को देख रहे थे, जिसमें दक्सिया राजवंश के बेड़े को शेन्यू राजवंश की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया था। ये देखकर सम्राट शेनवू ने उपहास किया और यह जानने को उत्सुक हुए कि उस विद्रोही को इस समय उनका विरोध करने का साहस कैसे मिला। असल में उसका लू चेन से उलझने का कोई इरादा नहीं था। दक्सिया राजवंश वर्षों से विस्तार कर रहा था और उसने उनसे निपटने के लिए कभी भी स्वर्गीय दानव सेना नहीं भेजी थी, क्योंकि उसका मानना था कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा खतरा अभी भी जुवानतियान ही है। हालांकि सम्राट शेनवू को नहीं पता था कि जुवानतियान कहाँ गायब हो गया है, फिर भी वह हमेशा सतर्क रहता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जुवानतियान यूं ही गायब हो गया है। उसे यकीन था कि जुवानतियान कुछ साजिश रच रहा है। इस बिंदु पर सम्राट शेनवू ड्रैगन सिंहासन से उठे और ठंडे स्वर में घोषणा की, चूंकि आप मौत को आमंत्रित करने पर जोर देते हैं तो मैं आपकी बात मानूंगा। सम्राट शेनवू बाहरी क्षेत्र में हुए अपमान का बदला लेना चाहते थे। लू चेन ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था और शेन्यू राजवंश के सभी महान सम्राटों को बाहरी क्षेत्र में ले जाकर लू चेन ने ही मार डाला था। सम्राट शेनवू, जिन्होंने पहले कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, के लिए यह एक बहुत बड़ा अपमान था। अब लू चेन के उसके दरवाजे पर आने से यह उसकी शर्मिंदगी दूर करने का एक अच्छा मौका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वर्गीय सम्राट बनने के बावजूद लू चेन अब भी उसका मुकाबला कर पाएगा। यद्यपि लू चेन ने आत्मा एकत्रीकरण व्यूह का उपयोग करने के बाद एक स्वर्गीय सम्राट के करीब शक्तियां भी प्राप्त कर ली, फिर भी एक नकली अभी भी एक नकली था। सम्राट शेनवू ने तब स्वर्गीय दानव सेना को वापस बुलाया, जो बाहर युद्ध कर रही थी। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि लू चेन कोई बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, फिर भी उन्होंने एहतियात के तौर पर अपनी सारी सेना इकट्ठा कर ली। लू चेन का व्यक्तिगत इतिहास थोड़ा रहस्यमय था और सम्राट शेनवू यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि लू चेन आगे कौन से अजीब तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए तैयार रहना बुद्धिमानी थी। सम्राट शेनवू के आदेश पर केंद्रीय तारा क्षेत्र में स्वर्गीय दानव सेना तुरंत शेन्यू राजवंश की ओर पीछे हट गई, जिससे अमर गठबंधन के अवशेषों को कुछ राहत मिली। स्वर्गीय दानव सेना की वापसी को देखकर अमर गठबंधन सेना के महान सम्राट चकित हो गए और सोचने लगे कि स्वर्गीय दानव सेना अचानक पीछे क्यों हट गई और क्या हुआ होगा। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया और दक्सिया राजवंश का बेड़ा अंततः शेन्यू राजवंश के बाहर शून्य में पहुंच गया, जो तब तक पूरी तरह से तैयार था। दक्सिया राजवंश के बेड़े के सामने काली धुंध ने क्षेत्र को ढक लिया, जिसमें असंख्य स्वर्गीय राक्षस छिप गए तथा संपूर्ण शेन्यू राजवंश एक राक्षस गुफा की छवि में परिवर्तित हो गया। इस समय एक शक्तिशाली दबाव पड़ा, जिससे उपस्थित सभी महान सम्राटों के लिए सांस लेना कठिन हो गया। सम्राट युनजिंग और पीछे छिपे अन्य लोग भी इस दबाव से प्रभावित हुए। अमर गठबंधन के एक महान सम्राट ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, हम इतनी दूर छिपे रहे और फिर भी इस दबाव में फंस गए। स्वर्गीय सम्राट की शक्ति भयानक है। अगर हमें पता होता तो हम आते ही नहीं। अब हम सब बर्बाद हो गए हैं। सम्राट युनजिंग दांत पीसते हुए चुप रहे, हालांकि उनके भीतर थोड़ा अफसोस भी था। फिर भी उनकी नजर लू चेन की फेहों गमर नाव पर टिकी रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लू चेन अपनी मर्जी से मरने आया होगा। भले ही दक्सिया राजवंश स्वर्गीय दानव सेना को हरा न सका हो,
लेकिन उनके पास उनसे लड़ने के कुछ तरीके जरूर होंगे, वरना अमर गठबंधन सेना की विनाशकारी हार देखने के बाद वे शेन्यू राजवंश पर हमला क्यों करते। दक्सिया राजवंश के क्रमिक रूप से अग्रणी ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में उत्थान को देखते हुए लू चेन कुछ क्षमताओं से रहित नहीं था। निश्चित रूप से वह इतना मूर्ख नहीं था कि अपनी मृत्यु को अपनाए। जैसे ही सम्राट युनजिंग ने खुद को सांत्वना दी, लू चेन ने अचानक अपनी आवाज दक्सिया राजवंश के बेड़े तक पहुंचा दी। आक्रमण करना। लू चेन की आवाज शून्य में गूंज उठी। पल भर में 2000 मृत्यु दीपकें शेन्यू राजवंश की काली धुंध में फैल गईं और चीखें भीतर गूंज उठी। स्वर्गीय राक्षसों की चीखें सुनकर सम्राट युनजिंग और उनके साथी दंग रह गए, क्योंकि अमर गठबंधन सेना के गठन के बाद से यह पहली बार था जब उन्होंने स्वर्गीय राक्षसों की ऐसी दर्दनाक चीखें सुनी थी। दक्सिया राजवंश किस प्रकार की संरचना अपना रहा था, इस समय सम्राट शेन्यू को भी कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। दक्सिया राजवंश के तारा विध्वंसकों द्वारा प्रक्षेपित मृत्यु दीपों में कुछ ऐसा था जो स्वर्गीय दानव शक्ति को दबा रहा था। सामान्यतः दिव्य दानवों की रिकवरी की गति बहुत तेज होती थी और किसी साधक द्वारा घायल होने पर भी वे थोड़े समय में ठीक हो जाते थे। हालांकि दक्सिया राजवंश के तारा विध्वंसकों द्वारा मारे गए दिव्य दानवों के शरीर न केवल ठीक नहीं हो पाते थे, बल्कि उनमें और भी क्षय के लक्षण दिखाई देते थे। सम्राट शेन्यू ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। लू चेन, क्या आप इसी पर भरोसा कर रहे हैं? अगर तुम्हारे तौर तरीकों की यही हद है तो अब तुम मर सकते हो। जैसे ही उसके शब्द निकले, सम्राट शेन्यू से और भी अधिक दबाव उत्पन्न हुआ और अगले ही क्षण ब्रह्मांड भर में स्थान लॉक हो गया और लू चेन की स्थिति निश्चित हो गई। लू चेन अविचलित रहा। वह फिहोंग अमर नाव से बाहर आया, शून्य में उड़ गया और एक बार फिर अपनी आवाज महान सम्राटों गठन को प्रेषित की। दक्सिया राजवंश द्वारा लाए गए 400 महान सम्राटों ने तुरंत एक व्यूह रचना बनाए और लू चेन ने तुरंत एक महान सम्राट की शक्ति प्राप्त कर ली, यहाँ तक कि उससे भी आगे निकल गया। लू चेन ने सभी महान सम्राटों को आत्मा संग्रह समूह में शामिल नहीं किया। 100 से ज्यादा महान सम्राटों को दक्सिया राजवंश के सम्राट स्तरीय स्वर्गीय राक्षसों से निपटने का काम सौंपा गया था, जबकि 400 महान सम्राटों की शक्ति सम्राट शेन्यू से निपटने के लिए पर्याप्त थी। लू चेन से उत्पन्न दबाव को महसूस करते हुए अमर गठबंधन सेना के महान सम्राट स्तब्ध रह गए। एक और स्वर्गीय सम्राट? क्या हर ब्रह्मांड में केवल एक ही स्वर्गीय सम्राट नहीं होना चाहिए था? और सम्राट शेन्यू पहले से ही एक स्वर्गीय सम्राट थे। हालांकि उन्हें एक स्वर्गीय दानव में बदल दिया गया था, फिर भी उन्हें एक ही माना जाता था। कोई दूसरा स्वर्गीय सम्राट कैसे हो सकता है? 400 महान सम्राटों को देखकर सम्राट युनजिंग को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। सम्राट युनजिंग ने अपने पास बैठे सम्राटों से कहा, लू चेन स्वर्गीय सम्राट नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि आत्मा एकत्रीकरण व्यूह उसे अस्थायी रूप से स्वर्गीय सम्राट की शक्ति प्रदान करता है। सम्राट युनजिंग के शब्दों को सुनकर अमर गठबंधन सेना के सम्राटों को तुरंत ही ठंड लग गई। वे आत्मा एकत्रीकरण व्यूह के प्रभावों से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने स्वयं पहले भी इसका प्रयोग स्वर्गीय दानव सेना के विरुद्ध किया था, लेकिन आत्मा संग्रह व्यूह का प्रयोग मुख्यतः रक्षा के लिए किया जाता है। जब विभिन्न ब्रह्मांडीय शक्तियां एकत्रित होती हैं, तो वे अत्यंत प्रचंड हो जाती हैं और संघर्ष तीव्र होते हैं। कोई भी सम्राट इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। आमतौर पर 1 दर्जन से अधिक सम्राटों द्वारा गठित आत्मा एकत्रीकरण व्यूह को नियंत्रित करना पहले से ही चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन लू चेन के पक्ष ने किसी तरह 400 सम्राटों के साथ एक व्यूह का गठन किया था। ब्रह्मांडीय शक्तियों के ऐसे अराजक प्रवाह के एक साथ लू चेन के शरीर में प्रवेश करने से क्या उसका शरीर फट नहीं जाएगा? ऐसी स्थिति में जरा सी भी शक्ति का प्रयोग उन अराजक शक्तियों को सीधे विस्फोटित कर सकता था। लू चेन वस्तुतः मृत्यु को आमंत्रित कर रहा था। फिर भी जैसे ही अमर गठबंधन सेना के सम्राटों ने माना कि दक्सिया राजवंश निस्संदेह पराजित हो गया था, उन्होंने लू चेन के धर्म शरीर को उसके पीछे प्रकट होते देखा, जिसके बाद लू चेन से निकलने वाली ब्रह्मांडीय शक्तियों की 7 रंग की शक्ति दिखाई दी। अशांत 7 रंगों वाली शक्ति को महसूस करते हुए अमर गठबंधन सेना के सम्राट एक बार फिर चौंक गए। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सम्राट युनजिंग ने बुदबुदाया, ऐसी हिंसक 7 रंगों वाली शक्ति ने सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों को मिला दिया है। ये कैसे संभव है? अपनी आंखों से जो कुछ देखा उस पर अविश्वास के बावजूद ये घटना पहले ही घटित हो चुकी थी। अमर गठबंधन सेना के सम्राटों को अब समझ आ गया था कि लू चेन ने शेन्यू राजवंश पर सीधा हमला करने की हिम्मत क्यों की। आत्मा संग्रह व्यूह का इस्तेमाल करने के बाद लू चेन को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि
वह व्यूह के भीतर की शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता था। लू चेन के पास अब स्वर्गीय सम्राट स्तर की शक्ति थी, जिससे वह वास्तविक स्वर्गीय सम्राट शेनवू से युद्ध करने में सक्षम हो गया। लेकिन सम्राट युनजिंग जल्द ही अपने संयम पर आ गए। हालांकि लू चेन के पास अब स्वर्गीय सम्राट की शक्ति थी, फिर भी वह सच्चे स्वर्गीय सम्राट नहीं थे, जबकि सम्राट शेनवू निस्संदेह स्वर्गीय सम्राट थे। सम्राट शेनवू न केवल एक स्वर्गीय सम्राट थे, बल्कि एक स्वर्गीय दानव सम्राट भी थे। उनकी स्वर्गीय दानव शक्ति साधकों की आध्यात्मिक शक्ति को बुरी तरह दबा देती थी। क्या लू चेन सम्राट शेनवू का मुकाबला कर सकता था? जब सम्राट शेनवू ने लू चेन को भी स्वर्गीय सम्राट स्तर का दबाव छोड़ते देखा, तो उन्होंने तिरस्कार की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। उसने भी सम्राट युनजिंग जैसा ही सोचा था। हालांकि दोनों के पास स्वर्गीय सम्राट स्तर की शक्तियां थीं, एक असली स्वर्गीय सम्राट था जबकि दूसरा नकली कभी भी असली का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी समय सम्राट शेनवू के पीछे एक विशाल रक्त लाल कंकाल प्रकट हुआ और उनकी दिव्य दैत्य शक्ति और भी प्रबल हो गई। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाते ही परमात्मा भक्षक दंड उनके हाथ में प्रकट हो गया। अधिक शब्दों को बर्बाद किए बिना सम्राट शेनवू ने अब लू चेन को तेजी से खत्म करने का लक्ष्य रखा। इसके बाद सम्राट शेनवू ने अपनी सारी स्वर्गीय दानव शक्ति जुटाई, जो लू चेन की ओर प्रचंड लहरों की तरह बढ़ी। ये चाल बहुत सरल थी। स्पष्टतः उसका इरादा लू चेन की शक्ति को दबाने के लिए साधकों पर स्वर्गीय दानव शक्ति के दमनात्मक प्रभाव का उपयोग करना था, जिससे आक्रमण करने का अवसर पैदा हो। स्वर्गीय दानव शक्ति की आसन लहरों को देखकर लू चेन ने अपने हाथ में चकनाचूर भगवान तलवार उठाए, विभिन्न ब्रह्मांडीय शक्तियों से बनी 7 रंग की शक्ति को बुलाया और एक वार किया। रक्त आत्मा स्लैश। जैसे ही तलवार की हुई आगे बढ़ी, ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया, और जैसे ही स्वर्गीय दानव शक्ति 7 रंगों वाली शक्ति के पास पहुंची, पतन और अपव्यय के संकेत दिखाई दिए। अमर गठबंधन सेना के सम्राटों ने इस सूक्ष्म घटना को तुरंत नोटिस किया। जल्दी से देखो, स्वर्गीय दानव शक्ति वास्तव में नष्ट हो रही है। क्या आप मजाक कर रहे हैं कि उसने जो तलवार की हुई जारी की है वह वास्तव में स्वर्गीय दानव शक्ति को काट सकती है? अजीब बात है, क्या दिव्य दैत्य शक्ति का साधकों की शक्ति पर दमनकारी प्रभाव नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों लगता है कि यह उल्टा है, दिव्य दैत्य शक्ति का दमन कर रहा है? अपनी स्वर्गीय दानव शक्ति को धीरे धीरे क्षीण होते देख सम्राट शेनवू का चेहरा काला पड़ गया। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि लू चेन की शक्ति का उसकी स्वर्गीय दानव शक्ति पर इतना मजबूत निरोधक प्रभाव होगा। फिर भी सम्राट शेनवू इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने एक बार फिर स्वर्गीय दानव शक्ति को सक्रिय कर दिया। असंख्य स्वर्गीय दानव शक्तियों ने उनके धर्म शरीर को घेर लिया, जिससे एक विशाल हथेली बन गई, और सम्राट शेनवू ने उसे खोलकर लू चेन के रक्त आत्मा विनाश को रोकने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही हथेली ने रक्त आत्मा कटौती को छुआ, वो तुरंत गायब हो गई। लू चेन की तलवार क्यूई के सामने अपना जादू पूरी तरह से बेअसर देखकर सम्राट शेनवू पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। हालांकि लू चेन की शक्ति स्वर्गीय दानव शक्ति पर एक निश्चित सीमा रखती है, क्या इसे इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए? लू चेन के सामने उसका जादू बिल्कुल बेकार था। सम्राट शेनवू का जादू फिर से विफल होते देख अमर गठबंधन सेना के सम्राट बहुत प्रसन्न हुए। ओह, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू चेन की ताकत स्वर्गीय दानव शक्ति को पूरी तरह से दबा सकती है। उस पुरुष ने ये कैसे किया? ये बहुत बढ़िया है। अमर गठबंधन बच गया, सेंट्रल स्टार डोमेन बच गया, ब्रह्मांड बच गया। अमर गठबंधन के सदस्यों की लंबे समय से दबी हुई भावनाएं अंततः इस क्षण उनके भीतर फूट पड़ी। जब से शेन्युए राजवंश के स्वर्गीय दानवों का बाहरी विस्तार शुरू हुआ, अमर गठबंधन सेना स्वर्गीय दानव सेना द्वारा पराजित हो गई और उसके पास प्रतिरोध करने की लगभग कोई क्षमता नहीं बची। अभी हाल ही में अमर गठबंधन सेना के सबसे बड़े संयुक्त आक्रमण के दौरान वे स्वर्गीय दानव सेना द्वारा तितर-बितर कर दिए गए और उन्हें सेंट्रल स्टार डोमेन से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। शुरू में उन्हें लगा कि वे कभी भी सेंट्रल स्टार डोमेन में वापस नहीं लौटेंगे और छिपकर भटकते हुए जीवन बिताएंगे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दक्सिया राजवंश स्वर्गीय दानव सेना को दबाने में सक्षम होगा। जैसे ही अमर गठबंधन सेना के सम्राट खुश हुए, सम्राट युनजिंग ने धीरे से आह भरी। लू चेन को सम्राट शेनवू को दबाते हुए देखकर सम्राट युनजिंग के दिल में एक संदेह पैदा हुआ। क्या यह हो सकता है कि लू चेन ने जानबूझकर अमर गठबंधन के साथ किसी भी गठबंधन में देरी की, जिससे शेन्यू राजवंश की स्वर्गीय दानव सेना को हर जगह लड़ने की अनुमति मिली, जब तक कि सेंट्रल स्टार डोमेन में सभी प्रमुख ताकतों को स्वर्गीय दानव सेना द्वारा नष्ट नहीं कर दिया गया। उसके बाद दक्सिया राजवंश की सेना को साफ करने के लिए ले जाया गया।
हालांकि सम्राट युनजिंग ने इस संभावना पर विचार किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे लू चेन को दोष नहीं दे सकते। आखिरकार इस दुनिया में ताकत की कद्र होती है, और अब जबकि दक्सिया राजवंश इतना शक्तिशाली है कि स्वर्गीय सम्राट शेनवू भी लू चेन द्वारा दबा दिए गए हैं, जबकि उन्हें पता है कि लू चेन ने शुरुआत में शेन्वे राजवंश के विस्तार में मदद की थी, तो वे क्या कर सकते थे। सम्राट युनजिंग ने इन विचारों को खारिज कर दिया और बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड एकीकृत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सम्राट शेनवू ने तलवार की हुई लू चेन को पास आते देखा और उन्होंने पवित्र दानव भाला निकाला जो जुवानतियान ने एक बार उन्हें उपहार में दिया था। इस समय पवित्र दानव भाले के भाले से घनी काली ऊर्जा निकली, जिसके भीतर असंख्य आत्माएं विलाप करती हुई प्रतीत हुईं। सम्राट शेनवू ने तब जोर से चिल्लाया, रहस्यमय पीला विनाश भाला। इसके बाद एक गोली चलाई गई, जिसका भाला स्वर्गीय दानव शक्ति में लिपटा हुआ था और तलवार क्यूई की ओर सीधे छेद करने के लिए एक ड्रिल का रूप ले लिया। सम्राट शेनवू की आंखें उसके द्वारा फेंके गए भाले पर टिकी हुई थी। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस बार भी वह तलवार क्यूई को नहीं रोक सकता। हालांकि जैसे ही उसने जो भाला क्यूई छोड़ा, उसका संपर्क रक्तात्मा स्लैश की तलवार क्यूई से हुआ। वह पिछले हमलों की तरह ही एक पल में नष्ट हो गया। इस समय सम्राट शेनवू का हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि लू चेन की शक्ति ने उस पर इतना भयानक दमन क्यों किया। तार्किक रूप से क्या दिव्य दैत्य शक्ति को साधकों की आध्यात्मिक शक्ति का दमन नहीं करना चाहिए था? लू चेन की शक्ति द्वारा उसकी दिव्य दैत्य शक्ति का इतना दमन क्यों किया जा रहा था? आखिर समस्या कहाँ थी? जल्द ही सम्राट शेनवू की नजर लू चेन के पीछे खड़े 400 महान सम्राटों पर पड़ी। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि लू चेन ने 400 महान सम्राटों की शक्ति एकत्रित कर ली है, जिसमें दाओ की विभिन्न शक्तियां समाहित हैं। शायद जब ये दाओ शक्तियां आपस में मिल गईं, तो उन्होंने शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति से भिन्न एक शक्ति उत्पन्न की, जिसका स्वर्गीय दानव शक्ति पर प्रभावी रूप से दमनकारी प्रभाव पड़ा। इस संभावना को भांपकर सम्राट शेनवू ने तुरंत सभी स्वर्गीय दानव सम्राटों को लू चेन के आत्मा संग्रह समूह पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। एक पल में स्वर्गीय दानव ज्वार की लहर की तरह लू चेन के पीछे की ओर बढ़ गए। फिर भी जब वे स्वर्गीय राक्षस रक्त आत्मा स्लैश की तलवार क्यूई से टकराए, तो वे सभी धूल में बदल गए। हालांकि इन स्वर्गीय राक्षसों के लगातार आगे बढ़ने के कारण रक्त आत्मा स्लैश की शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। जैसे ही रक्त आत्मा का वार सम्राट शेनवू को छूने ही वाला था, अचानक उनके शरीर की सतह पर रक्त लाल प्रकाश की एक परत प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद उनके ऊपर एक विशाल रक्त लाल कवच प्रकट हुआ और तलवार क्यूई ने उस कवच पर वार किया। जब तलवार क्यूई रक्त लाल कवच से टकराए, तो एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे सम्राट शेनवू दसियों प्रकाश वर्ष पीछे उड़ गए। विस्फोट की प्रचंड लहर ने आसपास के सभी स्वर्गीय दानवों और विभिन्न लोगों का विनाश कर दिया। एक क्षण में ये तारा क्षेत्र धूल से ढक गया, मानो रेत का तूफान आ गया हो। हालांकि विस्फोट की शक्ति बहुत ज्यादा थी, लू चेन समझ गया कि सम्राट शेनवू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उसके रक्त लाल कवच में सिर्फ एक दरार आई थी, जबकि वह खुद सुरक्षित रहा। लू चेन थोड़ा स्तब्ध था। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, उसकी शक्ति ने स्वर्गीय दानव पर बेहद भयानक दबाव डाला था, फिर भी वह सम्राट शेनवू को खत्म नहीं कर सका। सम्राट शेनवू का कवच किस श्रेणी का आध्यात्मिक कवच था? सम्राट शेनवू ने बाहरी क्षेत्र में रहते हुए ये कवच क्यों नहीं उतारा? ये देखकर कि लू चेन के प्रहार से उसके स्काई एक्सट्रीम कवच पर केवल एक दरार रह गई है, सम्राट शेनवू दिल खोलकर हंस पड़े, मानो उन्हें कुछ समझ आ गया हो। हालांकि लू चेन की शक्ति का उस पर भयानक दमनकारी प्रभाव था, लेकिन वह शक्ति उस सम्राट कलाकृति पर ज्यादा असर नहीं डाल सकी जिसे उसने परिष्कृत किया था। सौभाग्य से 10 साल से ज्यादा समय तक बंद कमरे में एकांतवास के दौरान वह सिर्फ साधना पर ही केंद्रित नहीं रहा, बल्कि उसने सम्राट कलाकृति को परिष्कृत करने में भी कुछ समय बिताया, वरना आज उसका पतन हो सकता था। सम्राट शेनवू ने तब पूछा, लू चेन, मैंने जो सम्राट कलाकृति परिष्कृत की है वह कैसी है? सम्राट शेनवू की बातें सुनकर लू चेन हल्के से हंसा। तो यह सम्राट शेनवू द्वारा परिष्कृत सम्राट कलाकृति ही थी, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि यह उनके प्रहार का सामना कर सकी। हालांकि निष्पक्षता से कहा जाए तो उसने उस हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, न ही उसने शटरिंग गॉड तलवार को पूरी तरह से सक्रिय किया था। चकनाचूर भगवान तलवार एक अमर कलाकृति है, यदि इसे पूरी तरह से सक्रिय किया जाए तो एक सम्राट कलाकृति भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगी। लू चेन ने इसे पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया था,
इसका मुख्य कारण ये था कि उसे यह चिंता थी कि शक्ति बहुत अधिक हो सकती है जो सीधे ब्रह्मांडीय रसातल को नष्ट कर सकती है। ब्रह्मांडीय रसातल में वह भयानक काली गैस थी और उसे डर था कि यदि दक्षिया राजवंश के महान सम्राट इस काली गैस के संपर्क में आ गए तो वे भी स्वर्गीय राक्षसों में बदल जाएंगे। लेकिन अब सम्राट शेनवू पर सम्राट कलाकृति के साथ ऐसा लग रहा था कि वह अब अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना नहीं रह सकता था। लू चेन हल्के से हंसा, फिर बोला, देखते हैं कि तुम अगले को झेल सकते हो या नहीं। बोलते समय लू चेन ने अपने शरीर के भीतर 7 रंग की शक्ति, फिर मूल शक्ति को संगठित किया और अंततः अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को चकनाचूर भगवान तलवार में डाल दिया। एक बार जब तीनों शक्तियां चकनाचूर देव तलवार में एकत्रित हो गईं, तो उसने तुरंत एक चमकदार सफेद प्रकाश उत्सर्जित किया। चकनाचूर भगवान तलवार से निकलने वाले दबाव को महसूस करते हुए सम्राट शेनवू का दिल कांप उठा। इस तलवार के दबाव मात्र से ही उसे लगने लगा था कि उसकी जान खतरे में है। अब उसे लगने लगा था कि वह अगले वार का सामना नहीं कर पाएगा। नहीं, चीजें ऐसे नहीं चल सकती। सम्राट शेनवू ने तब मूल शक्ति को भी जुटाया। आखिरकार वह पहले से ही स्वर्गीय सम्राट था और वह जितनी मूल शक्ति जुटा सकता था वह स्पष्ट रूप से लू चेन से अधिक थी। फिर भी किसी कारण से जब वह मूल शक्ति को जुटा रहा था तो उसने पाया कि इस ब्रह्मांड ने उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे मूल शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सम्राट शेनवू चिल्लाया, मैं स्वर्गीय सम्राट हूँ। हालांकि जैसे ही ये शब्द निकले सम्राट शेनवू ने उन्मत्त होकर अधिक मूल शक्ति खींची, लेकिन अस्वीकृति की भावना और अधिक स्पष्ट हो गई। सम्राट शेनवू को बहुत असंतोष महसूस हुआ। वह पहले से ही स्वर्गीय सम्राट थे, फिर भी इस ब्रह्मांड द्वारा उन्हें मान्यता नहीं दी गई थी। क्यों? लू चेन, जो स्वर्गीय सम्राट भी नहीं था, मूल शक्ति को जुटा सकता था, फिर भी जब उसने इसका प्रयोग किया तो ब्रह्मांड ने उसे सीमित कर दिया। ये सोचकर सम्राट शेनवू का आंतरिक क्रोध पूरी तरह भड़क उठा। अगर यह ब्रह्मांड उन्हें मूल शक्ति प्रदान नहीं करेगा तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस समय सम्राट शेनवू को एक धुंधली सार्वभौमिक चेतना का आभास हुआ, मानो 2 मानव आंखें उन्हें गौर से देख रही हों। सम्राट शेनवू ने व्यंग्य किया, चूंकि आप मुझे मूल शक्ति प्रदान नहीं करना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह से आपकी जगह ले लूंगा। जैसे ही उनके शब्द निकले सम्राट शेनवू ने उस सार्वभौमिक चेतना के विरुद्ध कार्य करने की तैयारी कर ली। इस समय लू चेन शून्य में स्तब्ध था। उनकी आंखों में सम्राट शेनवू के ऊपर एक विशाल ब्रह्मांडीय ब्लैक होल दिखाई दिया और ब्लैक होल के भीतर लाल धागों से घिरी रक्त लाल आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। लू चेन ने मन ही मन सोचा, क्या ये हो सकता है कि उपक्लेश शुरू हो रहा है? ये बड़ी मुसीबत है। ये सोचकर लू चेन ने दक्षिया राजवंश के बेड़े को पीछे हटने के लिए तैयार किया। हालांकि इस समय उन्होंने देखा कि शेन्यू राजवंश के स्वर्गीय दानव सम्राट शेनवू की विसंगति से अनजान थे, फिर भी वे दक्षिया राजवंश के बेड़े की ओर पागलों की तरह बढ़ रहे थे, जबकि आत्मा एकत्रीकरण व्यूह की रक्षा के लिए जिम्मेदार 100 से अधिक महान सम्राट सक्रिय रूप से लगे हुए थे और इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। लू चेन को कुछ समझ में आया। फिर उसने अपनी आवाज थंडरबोल्ट सम्राट को प्रेषित की, थंडरबोल्ट, क्या आप सम्राट शेनवू के ऊपर ब्लैक होल देख रहे हैं? वज्र सम्राट अचंभित रह गया, ब्लैक होल? कैसा ब्लैक होल? फिर वज्र सम्राट ने उसे गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं देखा। उसने केवल सम्राट शेनवू को शून्य में लटका हुआ देखा। उसकी दिव्य दानव शक्ति सघन होती जा रही थी। केवल सम्राट शेनवू का चेहरा बहुत विकृत और असहज दिखाई दे रहा था। लू चेन ने सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों पक्षों में से किसी का भी भागने का कोई इरादा नहीं था। पता चला कि वे इसे देख ही नहीं पाए। सभी सम्राट युक्लेश के विचित्र लाल धागों से परिचित थे। अगर वे सम्राट शेनवू के सिर के ऊपर लाल धागे देखते तो वे निश्चित रूप से सोचते कि युक्लेश शुरू हो गया है और वे डर के मारे भाग जाते। ये देखकर कि उपस्थित सभी सम्राट युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और यहाँ तक कि अमर गठबंधन सेना के सम्राट भी भाग नहीं गए थे, लू चेन को एहसास हुआ कि सम्राट शेनवू के सिर के ऊपर का काला छेद और उन लाल आंखों को केवल वह और सम्राट शेनवू ही देख सकते थे। इससे लू चेन को अनिश्चितता हुई कि क्या ये वास्तव में युक्लेश की शुरुआत का संकेत था। लू चेन ने एक पल सोचा, चूंकि सम्राट शेनवू इस समय उन आंखों से विचलित थे, इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को सेंट्रल स्टार डोमेन से दूर कर सकते थे। उन आंखों ने उसे बेहद खतरनाक एहसास दिलाया। भले ही यह युक्लेश की शुरुआत का संकेत न हो, फिर भी उस चीज से दूर रहना ही सही फैसला था। इसे ध्यान में रखते हुए
लू चेन ने तुरंत दक्सिया राजवंश के सभी सम्राटों को एक संदेश भेजा, सभी लोग सेंट्रल स्टार डोमेन से हटने के लिए तैयार हो जाएं। ये सुनकर स्वर्गीय दानव सेना से लड़ने वाले सम्राट दंग रह गए। केंद्रीय तारा क्षेत्र से हटना, इस समय सेंट्रल स्टार डोमेन से क्यों हटना चाहिए? क्या सम्राट शेनवू गतिहीन नहीं हो गए? सेंट्रल स्टार डोमेन से हटने के बजाय उनसे सीधे निपटने का यह मौका क्यों न लिया जाए? यदि वे अब वापस चले जाते तो क्या ये यात्रा व्यर्थ नहीं हो जाती? लू चेन ने ज्यादा कुछ समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसे नहीं पता था कि सम्राट शेनवू कब तक टिक पाएंगे। अगर सम्राट शेनवू नहीं टिक पाए और उन आंखों ने उन पर नजरें गड़ा दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी वज्र सम्राट ने एक संदेश भेजा, महाराज, क्या ये सम्राट शेनवू को खत्म करने का सबसे अच्छा समय नहीं है? अचानक पीछे हटने का क्या कारण है? लू चेन ने धीरे से उत्तर दिया, एक बार जब हम सेंट्रल स्टार डोमेन से हट जाएंगे तो मैं आप सभी को इसका कारण समझाऊंगा। चूंकि लू चेन ने ऐसा कहा था, इसलिए सम्राटों ने आगे कोई सवाल पूछने से परहेज किया। आखिरकार लू चेन दक्सिया राजवंश का सम्राट था और उसके ऐसा करने के अपने कारण जरूर होंगे। दक्सिया राजवंश की सेना को पीछे हटने में मदद करने के लिए लू चेन ने तुरंत अपनी तलवार से 7 रंग की शक्ति का इस्तेमाल किया और अगले ही पल ब्रह्मांड में अनगिनत स्वर्गीय दानव नष्ट हो गए। दूर से ये दृश्य देखकर सम्राट युनजिंग और अमर गठबंधन सेना के सम्राट विलाप करने से खुद को नहीं रोक पाए। काश वे पहले ही दक्सिया राजवंश में शामिल हो जाते या दक्सिया राजवंश को अमर गठबंधन सेना में शामिल कर लेते तो बेहतर होता। अगर लू चेन यहाँ होते तो उन्हें इतनी भारी क्षति नहीं उठानी पड़ती। जैसे ही सम्राट आह भर रहे थे, उन्होंने अचानक देखा कि दक्सिया राजवंश का बेड़ा पीछे हट रहा है। ये देखकर लोग हतप्रभ रह गए। क्या दक्सिया राजवंश इस समय लाभ की स्थिति में नहीं है? अचानक पीछे हटने का क्या कारण है? एक बार जब दक्सिया राजवंश का बेड़ा एक निश्चित दूरी तक पीछे हट गया तो दक्सिया राजवंश के 100 सम्राट जो आत्मा एकत्रीकरण व्यूह में शामिल नहीं थे, वे भी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सम्राट युनजिंग और अन्य लोगों ने चर्चा शुरू कर दी। क्या हुआ? दक्सिया राजवंश पीछे क्यों हट रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि लू चेन कोई तरीका अपनाने वाला है और दूसरों को प्रभावित करने के बारे में चिंतित है, इसलिए उसने उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया? यदि ऐसा है तो क्या उसने दक्सिया राजवंश की अमर नाव को शुरू से ही दूर नहीं रखा होगा? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। सम्राट युनजिंग ने तब कहा, मैं जाकर पूछूंगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, सम्राट युनजिंग अमर नाव से उतरकर दक्सिया राजवंश के पीछे हटते सम्राटों में से एक के पास उड़े। तुम पीछे क्यों हट रहे हो? क्या तुम्हारी शक्ति स्वर्गीय राक्षसों का दमन करने में सक्षम नहीं है? बादशाह ने जवाब दिया, यह महाराज का आदेश है। हमें भी कारण नहीं पता, शायद महाराज को कुछ पता चल गया हो। आपको भी जल्दी से वापस चले जाना चाहिए। सेंट्रल स्टार डोमेन से बाहर निकलते ही महामहिम हमें इसका कारण बताएंगे। सम्राट के शब्दों को सुनकर सम्राट युनजिंग ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अमर गठबंधन सेना की अमर नाव पर लौट आए। उसकी वापसी देखकर अमर गठबंधन सेना के सम्राट तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, सम्राट युनजिंग, क्या आपको कुछ पता चला? दक्सिया राजवंश अचानक पीछे क्यों हट गया? सम्राट युनजिंग ने उत्तर दिया, उन सम्राटों को भी इसका कारण नहीं पता। लू चेन ने उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया होगा, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ पता चल गया था। हमें भी तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। ये सुनकर सम्राट एक दूसरे की ओर देखने लगे। सम्राट युनजिंग फिर बोले, जब हम सेंट्रल स्टार डोमेन से बाहर निकलेंगे तो लू चेन को कारण बताना होगा। चलो पहले पीछे हटते हैं। इन शब्दों के साथ सम्राट युनजिंग ने तुरंत अमर नाव को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया और उन्हें पीछे हटते देख अन्य सम्राटों ने भी उनका अनुसरण किया। एक बार जब दक्सिया राजवंश और अमर गठबंधन सेना के बेड़े एक निश्चित दूरी तक पीछे हट गए तो लू चेन ने सीधे मूल शक्ति को जुटाया और 3 सेनाओं को एक बार फिर से टूटने वाले भगवान तलवार में भेज दिया। फिर उसने अपनी तलवार घुमाई। इस झटके के साथ आने वाला राक्षसी ज्वार पूरी तरह धूल में मिल गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लू चेन ने तुरंत आत्मा संग्रह व्यूह को ध्वस्त कर दिया और शेन्युए राजवंश को उन सम्राटों के साथ छोड़ दिया जो व्यूह का हिस्सा थे। उस समय सम्राट शेनवू को ये ध्यान ही नहीं आया कि लू चेन पहले ही भाग चुका था। वह ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की शक्ति का भरपूर उपयोग कर रहा था और पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसे लगा कि वह ब्रह्मांडीय इच्छा शक्ति को छूने वाला है, उसने अचानक अपने सामने अनगिनत लाल धागे प्रकट होते देखे। सम्राट शेनवू कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, उससे पहले ही वे लाल धागे सीधे उसके शरीर में घुस गए।
लाल धागों से अपने शरीर को घुलता हुआ महसूस करते हुए सम्राट शेनवू के चेहरे पर भय के भाव उभर आए। उन्हें तुरंत उन विचित्र लाल धागों की याद आ गई जो योग क्लेश के दौरान प्रकट हुए थे। सम्राट शेनवू अनिच्छा से दहाड़े, नहीं, मैं इस तरह नहीं गिरूंगा, योग क्लेश को धिक्कार है। जब तक मैं इस ब्रह्मांड पर पूर्ण नियंत्रण रखता हूँ तब तक योग क्लेश मेरे आदेश पर रहेगा। इन शब्दों के साथ सम्राट शेनवू ने अपने शरीर में समाहित समस्त स्वर्गीय दानव शक्ति का प्रयोग किया। एक क्षण के लिए पूरा शेन्युए राजवंश स्वर्गीय दानव शक्ति के भावर में घिर गया और शेन्युए राजवंश के स्वर्गीय दानवों को इसका एहसास होने से पहले ही वे उसमें समा गए। जैसे जैसे स्वर्गीय दानव शक्ति का भावर तेजी से घूमता गया, शेन्यु राजवंश के स्वर्गीय राक्षसों के शरीर के भीतर की स्वर्गीय दानव शक्ति धीरे धीरे बाहर निकल गई और वे राक्षस धूल में बदल गए। स्वर्गीय दानवों को लगा कि सम्राट शेनवू उनकी शक्ति छीन रहे हैं, जिससे सभी घबरा गए। वे संघर्ष करने लगे और उन्मत्त होकर चीखने लगे। उनकी चीखें पूरे केंद्रीय तारा क्षेत्र में गूंज रही थीं। लू चेन जब सेंट्रल स्टार डोमेन से वापस जा रहा था तो उसने स्वर्गीय राक्षसों की चीखें सुनी और शेन्युए राजवंश की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुड़ा। नतीजा वही हुआ जिसकी उसने उम्मीद की थी। उन लाल धागों ने सम्राट शेनवू पर हमला कर दिया था, यहाँ तक कि उन्हें बांध भी दिया था। इस समय दक्षिया राजवंश और अमर गठबंधन सेना के सम्राटों ने भी शेन्यू राजवंश की स्थिति पर ध्यान दिया। पूरे राजवंश को स्वर्गीय दानव शक्ति के भावर में घिरा देखकर सभी सम्राटों के रोंगटे खड़े हो गए। अगर वे अभी पीछे न हटते तो क्या वे भी इस भयानक भावर में नहीं फंस जाते? क्या यही सम्राट शेनवू की असली ताकत है? ये वाकई भयानक है। लू चेन के अलावा बाकी सम्राटों को सम्राट शेनवू की स्थिति का पता नहीं था। उन्होंने गलती से सोचा कि यह भावर सम्राट शेनवू द्वारा लू चेन के खिलाफ कोई कदम उठाने का पूर्वाभास था। सम्राट शेनवू के शरीर को लगातार उन लाल धागों से छेदते और तेजी से घुलते हुए देखकर लू चेन की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। अपने पिछले जन्म में उसने भी योग क्लेश का अनुभव किया था। हालांकि स्वर्गीय सम्राट के रूप में उसकी स्मृतियां पूरी नहीं थीं, इसलिए वह इन अजीब लाल धागों को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। हालांकि स्वर्गीय सम्राट की स्मृति के माध्यम से वह जानता था कि उसके पास योग क्लेश से बचने की क्षमता है। स्वर्गीय सम्राट की मूल शक्ति ब्रह्मांड का पर्याय है। इन अजीब लाल धागों को स्वर्गीय सम्राट पर हमला नहीं करना चाहिए, और अगर हमला भी करें तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सम्राट शेनवू पतन के कगार पर क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस स्वर्गीय दानव शक्ति ने उसे स्वर्गीय सम्राट बना दिया, वह ब्रह्मांडीय आपदा का सामना नहीं कर सकती? या फिर क्या ये सच है कि इस युग के लाल धागे पिछले युग के लाल धागों से किसी तरह भिन्न हैं? लू चेन को अमरनाथ के डेक पर खड़े होकर लगातार शेन्यू राजवंश की दिशा में देखते हुए देखकर थंडरबोल्ट सम्राट लू चेन के पास गए और कहा, सम्राट शेनवू की साजिश का समय पर पता लगाने के लिए आपका धन्यवाद, अन्यथा हम सभी उस भावर में फंस सकते थे। ये सुनकर लू चेन ने पूछा, क्या तुम सचमुच कुछ नहीं देख सकते? वज्र सम्राट ने पूछा, क्या देखा? लू चेन ने अब और नहीं छिपाया। उसने सीधे कहा, वो लाल धागे। ये सुनकर थंडरबोल्ट सम्राट और लू चेन के आसपास के महान सम्राटों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। महान सम्राटों में से एक ने कहा, क्या लाल धागे जिनका उल्लेख महाराज ने किया है वे अजीब लाल धागे हैं जो केवल युग क्लेश के दौरान ही दिखाई देते हैं? लू चेन ने कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी वास्तव में उन्हें नहीं देख सकते हैं, केवल मैं और सम्राट शेनवू ही उन्हें देख सकते हैं। इस बिंदु पर लू चेन ने आगे कहा, अभी अभी शून्य में लाल रंग की 2 आंखें प्रकट हुईं, जिनसे अनगिनत लाल धागे निकले। सम्राट शेनवू ने शेन्यू राजवंश की सारी दिव्य दानव शक्ति को अवशोषित कर लिया, क्योंकि वह वर्तमान में उन अजीब लाल धागों से जूझ रहे हैं। लू चेन की बात सुनने के बाद महान सम्राटों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य स्पष्ट था। उन्होंने सोचा था कि शेन्युए राजवंश का स्वर्गीय दानव शक्ति भावर सम्राट शेनवू ने लू चेन से निपटने के लिए स्थापित किया था। अप्रत्याशित रूप से सम्राट शेनवू वास्तव में युग क्लेश से लड़ रहे थे। वज्र सम्राट ने कहा, तो क्या युग क्लेश आरंभ हो चुका है? लू चेन ने कहा, तुम इसे देख नहीं पा रहे हो तो शायद ये शुरू ही नहीं हुआ है। शायद सम्राट शेनवू ने कोई निषेध तोड़ा होगा, जिसकी वजह से वे अजीब धागे उनका पीछा कर रहे हैं। लू चेन को शक था कि मौजूदा लाल धागे सिर्फ वही देख सकते हैं जो मूल शक्ति को नियंत्रित करते हैं। उसके पास मूल शक्ति थी, और स्वर्गीय सम्राट बनने के बाद सम्राट शेनवू ने भी मूल शक्ति को ग्रहण कर लिया था। इसलिए वे दोनों ब्रह्मांडीय चेतना से विकसित उन लाल आंखों को देख सकते थे। बेशक ये सिर्फ उसका अनुमान था,
उसे इसकी खास वजह का अंदाजा नहीं था। लू चेन अब उन लाल धागों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था। अगर उन्होंने सम्राट शेनवू को मार डाला और बढ़ते रहे तो इसका मतलब होगा कि युग क्लेश की असली शुरुआत हो गई है। इस समय लू चेन को एक और बात सूझी। पुनर्जन्म रत्न का दूसरा आधा हिस्सा अभी भी सम्राट शेनवू के पास था। वर्तमान स्थिति में अगर सम्राट शेनवू उन अजीब लाल धागों से मारे भी गए तो भी वे आकाश विकास रत्न को वापस नहीं पा सकेंगे। ये सोचकर लू चेन ने एक क्लोन को पीछे छोड़ने की योजना बनाई ताकि ये देखा जा सके कि बाद में शेन्यू राजवंश का दौरा करने का मौका मिलेगा या नहीं। इसके बाद लू चेन ने शून्य में छठी परत क्षेत्र में एक क्लोन छोड़ दिया। दक्षिया राजवंश का बेड़ा सबसे तेज गति से लाल वर्षा दुनिया में लौट आया और फिर सीधी दक्षिया राजवंश में जाने के लिए लाल वर्षा दुनिया के पवित्र टीयर ट्रांसमिशन एरे का उपयोग किया। लाल वर्षा विश्व के बाहर अमर गठबंधन सेना के कुछ महान सम्राट अभी भी हिचकिचा रहे थे। अधिकांश महान सम्राटों का अपना प्रभाव था और वे इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि वे प्रभाव अब भी मौजूद है या नहीं। कुछ महान सम्राटों को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र से गहरा लगाव था, जिसके कारण उनके लिए किसी अन्य साम्राज्य में शामिल होने का निर्णय लेना कठिन हो गया, क्योंकि वे अपने साम्राज्य के अस्तित्व के बारे में अनिश्चित थे। लू चेन ने उन महान सम्राटों के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जहां युग क्लेश कभी भी आ सकता था, उसे यह सोचना था कि युग क्लेश का विरोध कैसे किया जाए और क्या वे महान सम्राट दक्षिया राजवंश में शामिल होंगे, यह उसकी प्राथमिक चिंता नहीं थी। इस बिंदु पर दक्षिया राजवंश के क्यूई फॉर्चून का विस्तार और वृद्धि करने के बारे में सोचना पहले से ही बहुत देर हो चुकी होगी, ये देखते हुए कि वे लाल धागे पहले से ही दिखाई दे रहे थे, भले ही वर्तमान में केवल वह और सम्राट शेनवू ही उन्हें देख सकते थे। लू चेन उन महान सम्राटों को वापस ले आया जो दक्षिया राजवंश में शामिल होने के इच्छुक थे, जबकि जो अभी भी हिचकिचा रहे थे उन्हें लाल वर्षा जगत में रहने की अनुमति दी गई। जब भी वे अपने विचारों को सुलझा लेते, वे लाल वर्षा जगत के पवित्र स्तर संचरण तंत्र से होते हुए दक्षिया राजवंश तक यात्रा कर सकते थे। इस दौरान शेन्यू राजवंश सम्राट शेनवू अभी भी उन लाल धागों से जूझ रहे थे। उनका शरीर और दिव्य आत्मा अब छिद्रों से भरे हुए थे, मानो मृत्यु के कगार पर हों। हालांकि उनके आसपास की दिव्य दैत्य शक्ति अभी भी नष्ट नहीं हुई थी। लू चेन का क्लोन शेन्यू राजवंश के बाहर किसी दुनिया में छिपा हुआ था और यह सब देख रहा था। लू चेन को लगा कि उसे सम्राट शेनवू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर सम्राट शेनवू इतने लंबे समय तक डटे नहीं रहते तो वे लाल धागे उन पर हमला कर सकते थे। सौभाग्य से दक्षिया राजवंश का बेड़ा पहले ही दक्षिया राजवंश में वापस आ चुका था। बस यह अनिश्चित है कि अमर आत्मा छत्र का अवरोध उन अजीब लाल धागों का सामना कर पाएगा या नहीं। सम्राट शेनवू एक स्वर्गीय सम्राट थे और यदि वे इतने लंबे समय तक उन लाल धागों के नीचे टिक सकते थे तो अमर आत्मा छत्र, जो स्वयं एक स्वर्गीय सम्राट के हमलों का सामना कर सकता था, शायद युग क्लेश का भी सामना कर सकता था। जब लू चेन युग क्लेश का विरोध करने के लिए अमर आत्मा छत्र का उपयोग करने की व्यवहार्यता पर विचार कर रहा था तो शून्य में एक आदमी की आवाज गूंज उठी। सम्राट शेनवू, आपने सचमुच मुझे एक बड़ा आश्चर्य दिया है। यह आवाज सुनकर लू चेन का माथा सिकुड़ गया और अगले ही पल उसने एक जबरदस्त दबाव महसूस किया जो स्पष्ट रूप से स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था। लू चेन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया क्योंकि उसके दिमाग में एक व्यक्ति का ख्याल आया जो काफी समय से गायब था। तियानजी पवेलियन के टॉवर मास्टर कुआन तियान। जैसा कि उसने सोचा था, अगले ही पल शेन्यू राजवंश में जुवान तियान का रूप प्रकट हुआ। वह सम्राट शेनवू के सामने खड़ा था और उदास चेहरे से उसे देख रहा था। जब जुवान तियान प्रकट हुआ तो सम्राट शेनवू को लाल धागों के समान एक शक्ति का आभास हुआ, क्योंकि हाल ही में वह उस शक्ति से क्षीण हो गया था और उसके प्रति बहुत संवेदनशील था। सम्राट शेनवू को तुरंत कुछ समझ आ गया और वह जोर से हंसे और बोले, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जुवान तियान, आप स्वर्गीय दाव हैं। सम्राट शेनवू की बातें सुनकर लू चेन दंग रह गया। जुवान तियान स्वर्गीय दाव है, इसका क्या मतलब है? लू चेन को अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ। रुको, अगर जुवान तियान स्वर्गीय दाव है और वे अराजकता जानवर के पेट के अंदर हैं, तो क्या इसका मतलब है कि जुवान तियान अराजकता जानवर है? या शायद जुवान तियान अराजकता जानवर से विकसित एक मूर्त चेतना है? जुवान तियान ने सम्राट शेनवू से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मामूली मोहरा मुझे ऐसी मुसीबत में डाल देगा। मुझे तुम्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। जुवान तियान मूल रूप से सम्राट शेनवू और उसके समूह का उपयोग लू चेन से छुटकारा पाने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसने उनसे इतने बेकार होने की उम्मीद नहीं की थी।
विशेषकर सम्राट शेनवू, जो न केवल एक प्रभावी मोहरा बनने में विफल रहे बल्कि स्वर्गीय सम्राट तक पहुंच गए और उनके लिए एक संभावित खतरा बन गए। इस समय सम्राट शेनवू ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, इस सम्राट को न हटाना सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय था। आज ये सम्राट स्वर्ग को चुनौती देगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सम्राट शेनवू के भीतर स्वर्गीय दानव शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। इसके तुरंत बाद उसने पवित्र दानव भाले को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उसे झुवानतियान की ओर फेंक दिया। इस समय झुवानतियान बिल्कुल भी नहीं हिला, बस शून्य में तैरता रहा, सम्राट शेनवू के हमले की प्रतीक्षा करता रहा। अगले ही पल पवित्र दानव भाला, जो अत्यधिक स्वर्गीय दानव शक्ति से लिपटा हुआ था, झुवानतियान के शरीर को छेद गया। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सम्राट शेनवू और लू चेन ने देखा कि झुवानतियान का शरीर अपरिवर्तित रहा। पवित्र दानव भाला जुवानतियान के शरीर को छेदता हुआ निकल गया, तथापि जुवानतियान अभी भी वहीं पर था, जिससे सम्राट शेनवू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी ठोस शरीर को नहीं बल्कि केवल एक प्रक्षेपण को छेदा हो। फिर जुवानतियान ने शांति से कहा, अगर तुम्हें और बढ़ने का समय दिया जाए तो शायद तुम लू चेन जैसा खतरा बन सको। बदकिस्मती से तुम मेरे शरीर में बस एक कीड़ा हो। इस बिंदु पर जुवानतियान ने धीरे से अपना हाथ उठाया। शून्य में लाल आंखों से अनगिनत लाल धागे निकले, जो सम्राट शेनवू के शरीर और दिव्य आत्मा में अत्यधिक गति से घुस गए। सम्राट शेनवू ने अनिच्छा से मूल शक्ति का उपयोग करके अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन वे मूल शक्ति को और अधिक सक्रिय करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि इससे उनका संबंध पूरी तरह से टूट चुका था। सम्राट शेनवू के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए और उन्होंने अविश्वास से कहा, ये कैसे हो सकता है? जुवानतियान ने सम्राट शेनवू को मूल शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करते देखा और उपहास करते हुए कहा, मेरे पेट में एक कीड़े के रूप में, ये कितना मनोरंजक है कि आप मुझसे लड़ने के लिए मेरे भीतर की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करेंगे। जुवानतियान की बातें सुनकर सम्राट शेनवू और लू चेन दोनों दंग रह गए। लू चेन को अब समझ में आ गया कि चू झेंगी उसे एक जानवर रक्षक क्यों मानता था। वह जिस शक्ति का उपयोग करता था वह इस ब्रह्मांड से आती थी, या अधिक सटीक रूप से अराजकता जानवर से ही आती थी। यदि ऐसा है तो क्या कैस बीस्ट के लिए सम्राट शेनवू की तरह ही अपने शक्ति स्रोत को काटना बेहद आसान नहीं होगा? लू चेन ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसकी सारी शक्ति जुवानतियान से आती थी। अगर जुवानतियान उसके और दक्सिया राजवंश के खिलाफ काम करे तो वह कैसे विरोध कर सकता था? यदि जुवानतियान अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहे तो शायद वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये सोचकर लू चेन को अंदर से बहुत चिंता होने लगी। हालांकि ठीक इसी समय बहुत से पुत्रों और बहुत से आशीर्वादों की लंबे समय से निष्क्रिय प्रणाली ने एक चेतावनी के साथ बीप किया। मेजबान की शक्ति प्रणाली से आती है और मेजबान की मूल शक्ति मेजबान की पत्नियों और रखेलों की संतान दुनिया से प्राप्त होती है। अराजकता जानवर मेजबान की शक्ति को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। सिस्टम अलग सुनकर लू चेन थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या उसकी शक्ति कैस बीस्ट से संबंधित नहीं है? ध्यान से सोचने पर यह वास्तव में कैस बीस्ट से असंबंधित प्रतीत होता है, विशेष रूप से ये देखते हुए कि आरंभ में उसे जो मूल शक्ति प्राप्त हुई थी वह उसकी पत्नियों और रखेलों के बाल संसारों से आई थी। यद्यपि वह इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने लगभग कभी इसका उपयोग नहीं किया और शुरू से ही उसे महसूस हुआ कि इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति और उसकी अपनी मूल शक्ति के बीच अंतर है। जैसे ही सम्राट शेनवू का शरीर नष्ट होने वाला था, अचानक दूर से एक अंधकारमय शक्ति फैल गई। जब ये डार्क पावर लू चेन के शरीर से होकर गुजरी तो उसे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने बलपूर्वक इसका विरोध करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने से परहेज किया, क्योंकि ऐसा करने से दूरी पर जुवानतियान सतर्क हो सकता था। फिर भी आगे सोचते हुए लू चेन को लगा कि जुवानतियान को शायद पहले से ही उसकी उपस्थिति के बारे में पता था। जुवानतियान अराजकता जानवर द्वारा संघनित चेतना के रूप में संभवतः हमेशा उसके सटीक स्थान और अंदर की गतिविधियों के बारे में जानता था। हालांकि वह ये नहीं समझ सका कि जुवानतियान ने कभी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, बल्कि उसे बढ़ने दिया। बाहरी क्षेत्र में जुवानतियान ने जो कुछ पहले कहा था उससे साफ जाहिर था कि वे एक दूसरे के विरोधी थे। जुवानतियान की शक्ति स्वर्गीय सम्राट से भी ज्यादा थी, इसलिए उसे खत्म करना आसान था। फिर भी जुवानतियान ने ऐसा न करके उसे बढ़ने दिया। जब लू चेन ने जुवानतियान के इस तर्क पर विचार किया तो उसने देखा कि उसके शरीर से प्रवाहित होने वाली सारी काली शक्तियां सम्राट शेनवू पर एकत्रित हो रही हैं, जिससे उसकी स्वर्गीय दानव शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। अनिच्छुक, ये सम्राट अनिच्छुक है। सम्राट शेनवू की अवज्ञा की दहाड़ के साथ उसके चारों ओर की दुष्ट कीवी तीव्र हो गई
और उसका शरीर धुंधली अवस्था में बदलने लगा, जिससे उसका मानवीय रूप समाप्त हो गया। सम्राट शेनवू के परिवर्तन को देखकर जुवानतियान के हाव भाव और भी भयावह हो गए। उसने अपनी आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैला दी, जुवान किंग्युन, क्या तुम सचमुच मेरा विरोध करना चाहते हो? जुवानतियान की आवाज सुनकर लू चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि स्वर्गीय रहस्यमय युवती का नाम जुवान किंग्युन था। क्या यह अंधकार शक्ति जुवान किंग्युन से थी? जुवानतियान के शब्दों के बाद जुवान किंग्युन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और जल्द ही सम्राट शेनवू का शरीर पूरी तरह से काले धुंध के ढेर में बदल गया। काली धुंध के भीतर लाल रंग की 2 आंखें थीं, जो दूर से जुवानतियान को घूर रही थीं और जोर से कह रही थीं, जुवानतियान, तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सम्राट अभी भी जीवित होगा। सम्राट शेनवू को पूरी तरह से एक स्वर्गीय दानव में बदलते देख जुवानतियान ने ठंडी सांस ली और शून्य से बोला, जुवान किंग्युन, क्या आपको लगता है कि स्वर्गीय सम्राट स्तर पर एक स्वर्गीय दानव पर भरोसा करने से इस ब्रह्मांड को नष्ट किया जा सकता है? जैसे ही वह बोला, शून्य में अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी, जिनसे असंख्य लाल धागे निकलने लगे। ये दृश्य देखकर लू चेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अच्छा नहीं, युग क्लेश शुरू हो गया है। लू चेन ने तुरंत अपने क्लोन को सेंट्रल स्टार डोमेन से दूर ले जाने की तैयारी की। हालांकि वह उसे कभी भी छोड़ सकता था, फिर भी उसका एक उद्देश्य था, क्योंकि वह उन अजीबोगरीब लाल धागों को देखने के लिए उस पर निर्भर रहना चाहता था। उसे अभी नष्ट नहीं किया जाना था। हालांकि जैसे ही लू चेन अपने क्लोन को दूर ले जाने वाला था, उसने देखा कि सम्राट शेनवू द्वारा परिवर्तित काले धुंध से असंख्य काले धागे निकल रहे हैं। ये धागे तीव्र स्वर्गीय दानव शक्ति से युक्त हैं, जो सीधे उन लाल धागों पर हमला कर रहे हैं। क्षण भर में असंख्य लाल और काले धागों का एक जाल बन गया, जो धीरे धीरे घुलकर एक सफेद तरल में बदल गया। सम्राट शेनवू को अपनी ही शक्ति का सामना करते देख जुवानतियान का चेहरा और भी उदास हो गया। अगर हालात ऐसे ही रहे तो लू चेन को सुधारने से पहले ही उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जुवानतियान ने ठंडे स्वर में कहा, जुवान किंग्युन, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया। आत्मा भक्षण शक्ति। जैसे ही जुवानतियान की आवाज गिरी, अचानक पूरे ब्रह्मांड में और अधिक दरारें दिखाई देने लगी, जिनसे असंख्य हरे तरल पदार्थ सफेद धुआं छोड़ते हुए बाहर निकलने लगे। ये तरल पदार्थ एक महासागर में एकत्र हो गए और ज्वार की लहर की तरह सम्राट शेनवू की ओर बढ़ गए। उस हरे तरल को सफेद धुंध छोड़ते देख लू चेन अचानक दंग रह गया। क्या यह आत्मा भक्षण करने वाली शक्ति है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा क्यों दिखता है? हालांकि उसके दिल में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा लग रहा था, लू चेन की दिव्य आत्मा की गहराई में उसे एक गहरे संकट का एहसास हुआ। जाहिर है, वह तथाकथित आत्मा भक्षक शक्ति उसके जीवन के लिए खतरा बन सकती थी। इस दृश्य ने लू चेन को अविश्वसनीय रूप से अमूर्त महसूस कराया। बाहरी क्षेत्र में जब चू चेंग्यू ने कहा कि वे एक अराजकतावादी जानवर के पेट के अंदर हैं, तो उसे कोई स्पष्ट अनुभूति नहीं हुई। आखिर ये ब्रह्मांड तो एक सामान्य ब्रह्मांड जैसा ही लग रहा था। अब तो ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच किसी अराजकतावादी जानवर के पेट में हैं। देखो, गैस्ट्रिक एसिड भी बाहर आ रहा है। आत्मा भक्षण शक्ति के प्रभाव में सम्राट शेनवू का शरीर तुरंत विलीन हो गया और उनकी दिव्य आत्मा छोटे तारों में बदल गई। सम्राट शेनवू अनिच्छा से दहाड़े नहीं। धीरे धीरे सम्राट शेनवू की आवाज धीमी होती गई और जल्द ही उनकी दिव्य आत्मा पूरी तरह से विलुप्त हो गई। सम्राट शेनवू को गिरते देख लू चेन ने सोचा कि जुवानतियान को अब उस आत्मा भक्षण शक्ति को वापस ले लेना चाहिए, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए आत्मा भक्षण शक्ति ब्रह्मांड के सभी कोनों की ओर समुद्र की लहरों की तरह फैल गई और रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। लू चेन के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। उसने सम्राट शेनवू को इस आत्मा भक्षक शक्ति द्वारा भंग करने की पूरी प्रक्रिया को स्वयं देखा था और जानता था कि इसकी शक्ति उन लाल धागों से कहीं ज्यादा भयानक थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लू चेन ने सीधे पवित्र टीयर ट्रांसमिशन एरे का उपयोग किया, जिसे उसने उस स्टार डोमेन से बचने के लिए इस दुनिया में स्थापित किया था। उस तारा क्षेत्र से बच निकलने के बाद भी केंद्रीय तारा क्षेत्र के किनारे पर वह अभी भी उन हरे तरल पदार्थों को सुनामी की तरह ब्रह्मांड के अन्य भागों की ओर बढ़ते हुए देख सकता था। लू चेन ने गहरी भौहें चढ़ाईं। ऐसी स्थिति में ये युग क्लेश से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये मुसीबत है और उसे ये भी नहीं पता कि अमर आत्मा छत्र का अवरोध इन हरे तरल पदार्थों का सामना कर पाएगा भी या नहीं। शायद ज्यादा संभावना यही है कि ऐसा न हो। इन हरे तरल पदार्थों को छूते ही स्वर्गीय सम्राट शेनवू एक पल में विलीन हो गए। हालांकि अमर आत्मा छत्र स्वर्गीय सम्राट के हमलों का सामना कर सकता है,
लेकिन इसकी संख्या भी सीमित है। जब लू चेन इस संकट से निपटने के बारे में सोच रहा था, अचानक दूर से एक लाल रंग की सेडान आती दिखाई दी। लाल फूल सेडान। हर बार जब रेड फ्लावर सेडान आती है तो ऐसा लगता है कि वह उसके लिए एक औरत लेकर आई है। क्या इस बार भी वह उसके लिए एक औरत लेकर आएगी? लेकिन इस समय भले ही उसे एक सुंदर स्त्री मिल जाए, फिर भी संभवतः उसका मन उसके साथ सुख सुविधाओं में लिप्त होने का नहीं है। जल्द ही लाल फूल सेडान लू चेन से ज्यादा दूर नहीं आए और अगले ही पल लाल फूल सेडान से एक पत्थर सीधे लू चेन के सामने उड़ गया। इससे पहले कि लू चेन पत्थर लेने के लिए आगे बढ़ पाता, उसके सिस्टम बैकपैक में रखा पुनर्जन्म पत्थर अचानक अपने आप उड़ गया। अगले ही क्षण पुनर्जन्म पत्थर और आकाश विकास पत्थर आपस में मिल गए और चमकदार बहुरंगी प्रकाश उत्सर्जित करने लगे। जब लू चेन का ध्यान भंग हुआ तो जुड़ा हुआ पुनर्जन्म रत्न उसके माथे के ऊपर मंडरा रहा था और उससे बहुरंगी प्रकाश की किरण निकल रही थी। लू चेन को बचने का कोई मौका नहीं मिला और वह प्रकाश सीधे उसके क्लोन के जरिए लू चेन की दिव्य आत्मा में प्रवेश कर गया। अगले ही पल लू चेन को अपनी दिव्य आत्मा में स्मृतियों का एक विशाल भंडार उमड़ता हुआ महसूस हुआ। हालांकि उसे अपने पिछले जन्म की यादें वापस नहीं मिली, फिर भी उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। अर्थात जब वह और उसकी सभी पत्नियां एक साथ द्विविध साधना का अभ्यास करेगी और जब तक वे एक साथ आत्मिक अनुनाद प्राप्त कर सकेंगी, तब तक वह अपने पिछले जन्म की सभी स्मृतियों को उजागर कर सकेगा। यही कारण है कि वह हर जन्म में अपने प्रेमपूर्ण साथी को खोजने का प्रयास करता है। लू चेन ने धीरे से कहा, तो बस यही है। लगता है मुझे जल्दी करनी होगी। अगले ही पल लू चेन ने अपने क्लोनों को हरकत में लाने के लिए नियंत्रित करना शुरू कर दिया। चाहे उसकी पत्नियां इस समय कुछ भी कर रही हों, उसने उन सबको बिस्तर पर ला दिया। लू चेन की ज्यादातर पत्नियां लू चेन के व्यवहार से पहले ही परिचित थीं, इसलिए वे उसके साथ साधना करने से पीछे नहीं हटती थी। लेकिन युन किंगशु अलग थी। जब से युन किंगशु महान सुम राजवंश में आई थी, तब से वह लू चेन से सावधान रहती थी। हालांकि लू चेन ने शुरू में उसे बताया था कि वह उसे युन जियानिक्सियन के लिए ही महान सुम राजवंश में लाया था, लू चेन के स्वभाव को देखते हुए युन किंगशु को अभी भी उसके बारे में कुछ संदेह था। वानमिंग वर्ल्ड। धुंध से ढकी एक पहाड़ी की चोटी पर सफेद सारस आते जाते रहते थे, मानो किसी परिलोक का दृश्य हो। पहाड़ की चोटी पर एक फूस की झोपड़ी थी और अंदर युन किंगशु एकांत में खेती कर रहा था। अचानक युन किंगशु की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें खाली सी इधर उधर देखने लगी। फिर उसने अपने मन को स्थिर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित की। युन किंगशु उलझन में पड़ गई। आखिर हुआ क्या था? उसे अचानक इतना गहरा संकट क्यों महसूस हुआ, मानो आज कोई विपत्ति आने वाली हो। महान सम्राटों में खतरे को पहले से भांप लेने की विशेष क्षमता होती है, इसलिए जब उन्हें संकट का आभास होता है तो वे उसे गंभीरता से लेते हैं। युन किंगशु ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि क्या युग क्लेश शुरू हो गया है। इस संभावना के बारे में सोचते हुए युन किंगशु ने उठकर बाहर जाकर जांच करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही वह उठी, एक आकृति जिससे वह डरती थी कमरे में प्रकट हुई। लू चेन को आते देख युन किंगशु की भौहें तन गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ किस लिए हो? युन किंगशु को सबसे ज्यादा डर लू चेन के अचानक यहाँ आ जाने का था। अगर लू चेन यहाँ नहीं आती तो इसका मतलब होता कि वह उसे भूल गया है। अगर लू चेन आ गया तो इसका मतलब होगा कि उसके मन में अब भी उसके लिए भावनाएं हैं। इसके अलावा लू चेन की मौजूदा ताकत उससे कहीं ज्यादा है। अगर लू चेन सचमुच उसके साथ कुछ करना चाहता तो वह खुद को रोक नहीं पाती। लू चेन ने युन किंगशु के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें उसकी जांच कर रही थीं। युन किंगशु ने हल्के हरे रंग की धुंधली पोशाक पहनी थी जो उसके सुंदर शरीर को ढक रही थी, जो बहुत अधिक मोटे और बहुत अधिक पतले होने के बीच पूरी तरह से संतुलित थी, जिससे उसका शरीर आदर्श बन गया। लू चेन की नजरें अपने ऊपर घूमती देखकर युन किंगशु चौंक गई। हालांकि लू चेन ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी आंखों ने उसके इरादे जाहिर कर दिए थे। लू चेन आगे क्या करना चाहता था ये स्पष्ट था। इससे पहले कि लू चेन कुछ बोल पाता, युन किंगशु का शरीर प्रकाश की धारा में बदल गया और फूस की झोपड़ी से बाहर निकल गया। चूंकि वह जानती थी कि लू चेन का इरादा क्या है, इसलिए वहां रहने से केवल एक ही परिणाम निकलेगा। युन किंगशु को भागते देख लू चेन बस हल्का सा मुस्कुराया। जब तक वह महान सुम राजवंश में थी, वह उसकी स्थिति भांप सकता था, चाहे वह कहीं भी जाए। उसका संघर्ष व्यर्थ था। युन किंगशु की गति तेज थी। एक पल में वह अमर आत्मा छत्र के अवरोध के किनारे पहुंच गई। अगर वह वहां से गुजर जाती तो वह महान सुम राजवंश से बच निकलती।
हालांकि जैसे ही वह पार करने वाली थी, लू चेन उसके पास प्रकट हुआ और बोला, यो क्लेश पहले ही शुरू हो चुका है। ये सुनकर युन किंगशु, जो भागने वाला था, वही स्तब्ध रह गया। जब युन किंगशु को होश आया तो उसने लू चेन की ओर देखा और पूछा, क्या ये सच है? लू चेन ने कहा, मेरे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, और इस युग का युग क्लेश पिछले युग से भी अधिक भयानक है। मैंने स्वयं देखा कि स्वर्गीय सम्राट शेनवू को कुछ ही क्षणों में उस हरे तरल पदार्थ से पिघलते हुए देखा गया। प्रारंभ में वे लाल धागे सम्राट शेनवू को नहीं मार सके, लेकिन हरे तरल ने आसानी से मार डाला। अब वह हरा तरल पूरे ब्रह्मांड में लहरों की तरह उमड़ रहा है और जल्द ही दक्ष्या राजवंश तक पहुंच जाएगा। अमर आत्मा छत्र की बाधा टिक नहीं पाएगी। लू चेन की बातें सुनकर युन किंगशु चुप हो गई। उसने लू चेन द्वारा बताए गए हरे तरल को नहीं देखा था, लेकिन उसके वर्णन से वह अंदाजा लगा सकती थी कि वह कितना भयानक था। यदि स्वर्गीय सम्राट इस हरे तरल के संपर्क में जीवित नहीं रह सके, तो उनके जैसे छोटे सम्राट भी निश्चित रूप से जीवित नहीं रह सकेंगे। यदि ऐसा है तो संभवतः वे इस युग क्लेश से बच नहीं पाएंगे। अचानक युन किंगशु को कुछ याद आया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या तुम मरने से पहले मुझे अपनी औरत बनाना चाहते हो? लू चेन ने बहस नहीं की, बल्कि मुस्कुराकर बोला, हम सब तो वैसे भी मरने वाले हैं। क्या मैं ऐसे विचार मन में नहीं ला सकता? लू चेन की प्रतिक्रिया सुनकर युन किंगशु के चारों ओर बर्फ की कीवी तुरंत उनके पूरे स्टार डोमेन में फैल गई। तुमने उस समय मुझसे क्या कहा था? युन किंगशु ने पूछा। लू चेन ने कहा, वह तब की बात है और यह अब की बात है। आपने अपनी दिव्य इंद्रिय से ज़ियान की यादें पढ़ी हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। रिश्तों के मामले में मैंने कभी अपना वादा नहीं निभाया। लू चेन के मोटे चमड़ी वाले व्यवहार को देखकर युन किंगशु ने उपहास किया और फिर कहा, मृत्यु में भी मैं आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगा। जैसे ही युन किंगशु अपनी दिव्य आत्मा को आत्म विनाश करने के लिए तैयार हुई, लू चेन उसे दबाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने ही वाला था कि अचानक दूर से एक हल्की लाल शक्ति लहरों की तरह फैल गई। इस बल को महसूस करते ही लू चेन का शरीर तुरंत गर्म हो गया और युन किंगशु का भी। उसके अंदर की ठंडक दब गई और उसने पाया कि उसकी शक्ति सीलबंद हो गई है, अब वह खुद को नष्ट नहीं कर सकती। जब युन किंगशु उलझन में था, एक लाल फूल सेडान अमर आत्मा छतरी की बाधा को पार कर गया और उनके बगल में प्रकट हुआ। लाल फूलों वाली सेडान देखकर युन किंगशु के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। युन जियानशियान की यादों को याद करके उसे इसका महत्व समझ आ गया। लाल फूलों वाली सेडान की शक्ति ने उसे सीधे गतिहीन कर दिया, जिससे वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय नहीं कर पा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी दिव्य आत्मा भी उस शक्ति से बंधी हुई लग रही थी, जिससे उसके लिए अपनी दिव्य आत्मा को जलाकर मुक्त होना असंभव हो गया था। रेड फ्लावर सेडान के आगमन पर लू चेन के होंठ थोड़े मुड़ गए, जिससे पता चला कि उसे स्वयं अभिनय करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि लू चेन ने अनुमान लगाया था, अगले ही पल रेड फ्लावर सेडान ने एक जबरदस्त आकर्षण पैदा किया और दोनों को अपने आंतरिक स्थान में खींच लिया। लाल फूलों वाली सेडान के अंदर एक उत्सवपूर्ण दुल्हन कक्ष था। लाल पर्दे, लाल चादरें, लाल कंबल और लाल तकिए सभी बहुत ही उल्लासमय थे। जैसे ही युन किंगशु अंदर आए, उसके कपड़े लाल शादी के गाउन में बदल गए और वह बिस्तर पर सीधी लेट गई, हिलने में असमर्थ। युन किंगशु ने अपनी आंख के कोने से लू चेन को घूरा और चेतावनी दी, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं। युन किंगशु बीच में ही रुक गया, कुछ पल के लिए अटक गया। जैसा कि लू चेन ने कहा था, उन पर जो विपत्तियां आ रही हैं, वे शायद इस युग की विपत्तियों से बच न पाएं। इसका अर्थ यह है कि उनके मिलन के बाद संभवतः उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इस समय कोई भी कठोर शब्द लू चेन को धमकी नहीं देगा। ये सोचकर युन किंगशु को बहुत दुख हुआ, इस आदमी के हाथों में पड़ना और अब खुद लाल फूल पालकी की शक्ति के दमन में वह पूरी तरह सहाय थी। युन किंगशु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल उसने महसूस किया कि लू चेन का शरीर उस पर दबाव डाल रहा है। उसके बाद एक फटने की आवाज आई और लू चेन की आवाज उसके कान में फुसफुसाई, दरअसल हमारे पास इस क्लेश से बचने का एक और तरीका है। लू चेन को ये बात उठाते देख युन किंगशु ने अपनी आंखें खोली, उलझन में पड़ गई और लू चेन का धूर चेहरा अपनी नाक की नोक पर देखा। युन किंगशु ने ठंडे स्वर में कहा, बस करो। यह मानते हुए कि लू चेन उसका मजाक उड़ा रहा है, युन किंगशु क्रोधित हो गई। क्षण युन किंगशु ने बोलना समाप्त किया, लू चेन नीचे झुकी और युन किंगशु ने हल्के से अपने दांतों को काट लिया।
उसने सोचा कि लू चेन कुछ और कहेगा, लेकिन इस बदमाश ने सीधे तौर पर काम किया। लू चेन ने आगे कहा, मुझे अपने पिछले जन्म की कुछ यादें वापस मिल गई हैं। अगर मैं और मेरी पत्नियां आत्मा के प्रतिध्वनित हो जाएं, तो शायद मुझे अपनी सारी पुरानी यादें वापस मिल जाएं, इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरा मानना है कि एक बार जब मुझे अपनी सारी यादें वापस मिल जाएंगी, तो मैं इस दुनिया से जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। बेशक आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अब आप मुझसे बच नहीं सकते। युन किंगशु का मन थोड़ा घबरा गया। अब जब वह लू चेन की औरत बन गई थी, तो शायद उसे धोखा देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मजबूर होने से युन किंगशु काफी परेशान हो गया। युन किंगशु ने फिर नजरें फेर ली, मानो लू चेन की सनक के आगे हार मान ली हो। लू चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सभी क्लोनों को काम करने के लिए प्रेरित किया। उस पल लू चेन की दिव्य आत्मा को एक अभूतपूर्व अनुभूति हुई। उसे भी अपनी प्रशंसा हुई। उस समय उसने इस विधि के बारे में कैसे सोचा था। जाहिर है इस ब्रह्मांड में आने से पहले वह सभ्य नहीं था, वरना अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए उसने ऐसा कोई तरीका सोचा ही नहीं होता। हो सकता है कि यह उसका आविष्कार भी न हो, शायद इस तंत्र के रहस्यमय रचयिता ने इसे गढ़ा हो। इस समय तक उन्हें इस प्रणाली के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिससे ये पता चलता था कि यह कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय हो सकती है। उत्पत्ति पर विचार करने का समय नहीं था, इस ब्रह्मांड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही प्राथमिकता थी। लू चेन की दिव्य आत्मा के एकीकृत नियंत्रण में उसके शरीर की सभी गतिविधियां एक साथ हो गईं। अचानक लू चेन की दिव्य आत्मा तरोताजा महसूस करने लगी और उसी क्षण उसके मन में ढेर सारी यादें उमड़ पड़ीं। ये तो बस पहला कदम था। लू चेन की याददाश्त वापस आने के साथ ही सब कुछ खत्म नहीं हो गया। अगले ही पल पुनर्जन्म का पत्थर सिस्टम से बाहर निकल गया। एक सफेद शक्ति लू चेन के दिमाग में समा गई और उसके शरीर से होते हुए उसकी पत्नियों के शरीर में फैल गई। जब लू चेन की पत्नियों और रखैलों को पुनर्जन्म पत्थर के अंदर की यादें प्राप्त हुईं, तो लू चेन के प्रति उनकी नजर बदल गई और वे कोमल और जटिल हो गईं। पता चला कि वे हमेशा से लू चेन की औरतें थीं। लू चेन मूल रूप से त्यानिक्सिया अमर राजवंश के 9वें राजकुमार थे और 1 लाख से भी कम वर्षों में त्यान्यान अमर क्षेत्र में सबसे कम उम्र के अमर राजा बन गए, जबकि उनके समकालीन, जो प्रतिभाशाली भी थे, अभी भी केवल पृथ्वी अमर और स्वर्गीय अमर थे। इस प्रकार लू चेन एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिससे अन्य राजकुमार और यहाँ तक कि अन्य अमर राजवंश भी सबसे अधिक भयभीत थे। अन्य अमर राजवंशों और त्यान्यान अमर क्षेत्र की कुछ शीर्ष ताकतें नहीं चाहती थीं कि त्यानिक्सिया अमर राजवंश में एक और स्वर्गीय सम्राट हो, इसलिए उन्होंने त्यानिक्सिया अमर राजवंश के राजकुमारों के साथ मिलकर लू चेन पर विद्रोह का झूठा आरोप लगाने की साजिश रची। त्यानिक्सिया अमर राजवंश केवल एक कमजोर अमर राजवंश था, जिसमें कोई अमर पूज्य भी नहीं था। साथ ही लू चेन के पिता केवल एक अमर राजा थे, जिन्हें हमेशा लू चेन के बारे में संदेह रहता था। विभिन्न शक्तियों के षड्यंत्र और राजकुमारों द्वारा उसे फंसाए जाने के साथ त्यानिक्सिया अमर राजवंश के अमर राजवंश मास्टर, जो लू चेन के पिता थे, ने लू चेन के विद्रोह के आरोप पर विश्वास किया। इस प्रकार सुम सम्राट ने विद्रोह को दबाने के लिए लू चेन के क्षेत्र में सेना भेजी। ये देखकर कि उसके पिता उसे खत्म करने पर तुले हुए हैं, लू चेन के पास अपनी पत्नियों और रखैलों को पौराणिक निषिद्ध स्थान अराजक सागर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। संपूर्ण त्यान्यान अमर क्षेत्र अराजक सागर पर तैरते एक अकेले द्वीप की तरह था और कोई नहीं जानता था कि अराजक सागर वास्तव में कितना विशाल था, क्योंकि इसमें प्रवेश करने वाले साधक शायद ही कभी जीवित बाहर निकल पाते थे। अफवाह ये थी कि अराजक सागर में भयानक प्राणी रहते थे जो अमर सम्राटों को भी निगलने में सक्षम थे। एक बार एक अमर सम्राट ने अराजक सागर को पार करने का प्रयास किया, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। लू चेन जानता था कि त्यान्यान अमर क्षेत्र की प्रमुख ताकतें उसे, जो अपने इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था, नहीं छोड़ेंगी, इसलिए उसने जीवित रहने की तलाश में अराजक सागर में प्रवेश किया। दुर्भाग्यवश अराजक सागर असीम था और शीघ्र ही उनके भौतिक शरीर अराजक की हुई के क्षरण के कारण नष्ट होने लगे, यहाँ तक कि उनकी दिव्य आत्माओं में भी विघटन के लक्षण दिखाई देने लगे। ये देखकर कि उसकी पत्नियां और रखैलें लगभग हार मानने वाली थीं, असहाय लू चेन ने उन्हें अपने भौतिक शरीर त्यागने को कहा और उनकी दिव्य आत्माओं को 7 रंगों वाले पत्थर के एक टुकड़े में बंद कर दिया। ये 7 रंगों वाला पत्थर लू चेन ने कई वर्षों पहले अमर क्षेत्र के भीतर एक गुप्त क्षेत्र में प्राप्त किया था, जो किसी व्यक्ति की दिव्य आत्मा और स्मृति की अधिकतम सुरक्षा करने में सक्षम था। पुनर्जन्म पत्थर में अपनी दिव्य आत्माओं को सील करने के बाद लू चेन अकेले ही अराजक समुद्र में आगे बढ़ता रहा, जिसके दौरान उसका सामना एक रहस्यमय अमर जहाज से हुआ, जिसमें से काली शक्ति निकल रही थी।
ये देखकर कि अमर जहाज पर महिला अराजक क्यूई से अप्रभावित थी, लू चेन ने उससे पूछना चाहा कि अराजक क्यूई के क्षरण का विरोध कैसे किया जाए, लेकिन बिना एक शब्द कहे उसने उस पर हमला कर दिया। लू चेन ने 1000 से अधिक वर्षों तक उस महिला से युद्ध किया, जब तक कि दोनों थक नहीं गए। तभी अचानक उनके नीचे एक विशाल काली छाया प्रकट हुई, जिसने प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्हें निगल लिया। छाया के पेट के अंदर महिला का दिमाग धीरे धीरे साफ हो गया और बातचीत के माध्यम से लू चेन को पता चला कि वह मूल रूप से अमर सम्राटों में से एक थी, जिसने अराजक सागर में कदम रखा था। अराजक सागर में प्रवेश करने के बाद वह अपना रास्ता भटक गई और अनगिनत वर्षों तक फंसी रही। उसका मन अराजक क्यूई के क्षरण से प्रभावित हुआ, जब तक कि वे अराजक सागर के भीतर विशाल जानवर द्वारा निगल नहीं लिए गए। लू चेन ने शुरू में उस महिला के साथ मिलकर उस जानवर को मारने का इरादा किया था जिसने उन्हें निगल लिया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जानवर की शक्ति बहुत अधिक थी, जिसके भीतर अनगिनत जानवर रक्षक थे। एक दिन जानवर द्वारा उत्पन्न चेतना से लड़ते हुए लू चेन महिला से अलग हो गया और वह केवल अकेले ही जानवर से लड़ना जारी रख सका। इस प्रकार अनगिनत वर्ष बीत गए, न तो पशु को पराजित किया जा सका और न ही पशु उसे शुद्ध कर सका। लू चेन ने सोचा कि कुछ समय के लिए जानवर के अंदर रहना असंभव नहीं था, लेकिन उसने पाया कि पुनर्जन्म पत्थर उसकी पत्नियों और रखेलों की दिव्य आत्माओं को बहुत लंबे समय तक सील करके उनकी दिव्य आत्मा शक्ति को अवशोषित कर रहा था, जिसके कारण यदि ऐसा जारी रहा तो वे अंततः गायब हो जाएंगे। कोई विकल्प न होने के कारण लू चेन ने अपनी पत्नियों और रखेलों को अराजकता जानवर के पेट में पुनर्जन्म दिया, ये जाने बिना कि कितने साल बीत गए। इससे पहले कि उसकी दिव्य आत्मा और शरीर दमन का विरोध कर सके, उसे परिष्कृत होने से बचने के लिए अपनी पत्नियों और रखेलों की तरह पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन पुनर्जन्म से पहले अतीत की यादों और अपनी पत्नियों और रखेलों को भूलने से बचाने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म पत्थर में दिव्य संवेदना का एक टुकड़ा विभाजित किया, जिसका उद्देश्य था कि यह उनके पुनर्जन्म वाले स्व को उन्हें खोजने में मार्गदर्शन करेगा। अप्रत्याशित रूप से पुनर्जन्म पत्थर में उसकी दिव्य भावना शुरू में काम करने में विफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप वह हर बार जब वह मरने वाला होता था तो अपनी यादों को पत्थर में बार बार सील कर देता था और इस प्रकार अंतहीन रूप से पुनर्जन्म लेता था। उसकी दिव्य आत्मा कमजोर हो जाती थी, लगभग अराजकता जानवर द्वारा परिष्कृत होने के कगार पर। अपनी यादें ताज़ा करते हुए लू चेन रुक गया। उसकी दिव्य आत्मा उसके शरीर को नियंत्रित कर रही थी और उसने अपने नीचे बैठी महिला के जैक गाल को धीरे से सहलाया। अपनी पत्नियों और रखेलों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने 1000 से अधिक बार पुनर्जन्म लिया और नश्वर संसार में अनगिनत वर्ष गुजारे। लू चेन ने तब अपने मन में प्रणाली को पुकारा, क्या तुम मेरी दिव्य भावना के अवतार हो? वर्षों तक इस प्रणाली ने उसे और भी शक्तिशाली बनने के लिए मार्गदर्शन दिया। त्यान्यान अमर क्षेत्र छोड़ने पर उसे जीवन का सच्चा अर्थ प्रजनन में ही समझ आया और उसने प्रजनन पथ पर चलकर संतान उत्पन्न करके साधना को बढ़ाया। दुर्भाग्यवश प्रमुख ताकतों और अपने पिता द्वारा शिकार किए जाने के दौरान लू चेन को अपनी पत्नियों और रखेलों के साथ प्रजनन पथ का पता लगाने का कभी समय नहीं मिला। संभवतः पुनर्जन्म पत्थर में दिव्य भावना के सक्रिय होने के बाद उसे इस मार्ग पर मार्गदर्शन करते हुए उसकी शक्ति में तेजी आई। हालांकि जब लू चेन ने ये सोचा तो उसने देखा कि सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह लू चेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अपनी सारी स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने के बाद उसकी दिव्य इंद्रिय को अपने मार्गदर्शक अंत तक पहुंच जाना चाहिए था तथा सिस्टम गायब हो जाना चाहिए था, तो सिस्टम ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? इंतजार, कुछ गड़बड़ लग रहा था। लू चेन को अचानक एक बड़ी समस्या का एहसास हुआ। उसकी पृथ्वी की यादें त्यान्यान अमर क्षेत्र या कैस्ट बीस्ट के पेट के भीतर किसी भी युग से नहीं थी। ये स्मृति मानो हवा से प्रकट हुई हो। इसके अलावा न तो त्यान्यान अमर क्षेत्र के ब्रह्मांडीय नियम और न ही कैस्ट बीस्ट के पेट के भीतर पृथ्वी के ब्रह्मांड के नियम समान थे और दोनों ही तकनीक पर नहीं बल्कि साधना पर केंद्रित थे। क्या ये प्रणाली किसी उच्च आयाम से हो सकती है? जैसे ही लू चेन ने ये सोचा, सिस्टम का संकेत बज उठा। त्यान्यान अमर डोमेन से सभी स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने तथा प्रथम चरण का कार्य पूरा करने पर मेजबान को बधाई। कृपया अराजक सागर को तुरंत छोड़ दे, त्यान्यान अमर क्षेत्र में वापस लौटें और प्रजनन पथ की साधना जारी रखें। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर लू चेन को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वास्तव में ये प्रणाली उसकी दिव्य इंद्रिय से निर्मित नहीं हुई थी, बल्कि उसकी दिव्य इंद्रिय को प्रणाली द्वारा अपहृत कर लिया गया था। संभवतः यही कारण है कि उसकी दिव्य इंद्रिय ने अराजकता जानवर के अंदर उसके प्रथम पुनर्जन्म में उसका मार्गदर्शन नहीं किया। इस समय लू चेन के चेहरे पर कुछ उदासी थी।
शुरू में तो उसे लगा कि उसे अंतिम उत्तर मिल गया है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस प्रणाली का अस्तित्व एक रहस्य ही बना रहेगा। उन्होंने महसूस किया कि व्यवस्था के पीछे एक और भी बड़ा हाथ है जो उन्हें आगे बढ़ा रहा है। लू चेन ने अपने दिल में ठंडे स्वर में पूछा, सिस्टम, आपने मेरी दिव्य भावना में कब हस्तक्षेप किया? व्यवस्था खामोश रही। लू चेन को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत कहा, क्या ये तब था जब आपने पहली बार अपग्रेड किया था और मेरी पत्नियों ने बाल संसारों के पोषण के माध्यम से पुरस्कार प्राप्त किए थे? उस समय लू चेन को सिस्टम के अचानक अपग्रेड होने पर कुछ अजीब लगा। अब पीछे मुड़कर देखे तो सिस्टम अपग्रेड का प्राथमिक कारण ये था कि उसकी दिव्य इंद्रिय, जो शुरू में उसे मजबूत बनने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी, यह महसूस नहीं कर पाई कि इस जीवन में उसका वंश भगवान सम्राट के वंश से प्रभावित था। यद्यपि उसकी शक्ति थोड़े समय में ही तेजी से बढ़ गई, लेकिन यदि वह प्रजनन के मूल मार्ग पर चलता रहा तो वह कभी भी स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र तक साधना नहीं कर पाएगा और वह अपनी याददाश्त भी पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उस क्षण एक उच्चायामी प्रणाली ने हस्तक्षेप किया और उसके पुरस्कार प्राप्त करने के तरीके को बलपूर्वक बदल दिया, जब तक कि वह अधिक शक्तिशाली नहीं हो गया, देव सम्राट वंश के प्रभाव से मुक्त नहीं हो गया और फिर प्रणाली एक बार फिर उन्नत हो गई। बेशक इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि पृथ्वी की उसकी यादें कहाँ से आईं। अगर वह शुरू से ही दिव्य इंद्रिय से निर्देशित था, तो तार्किक रूप से उसकी दिव्य इंद्रिय को किसी व्यवस्था की अवधारणा का ज्ञान नहीं होना चाहिए था, न ही वह अपने विकास में सहायता के लिए एक संपूर्ण व्यवस्था का निर्माण कर सकता था। लू चेन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतने ही अधिक प्रश्न उसकी समझ में नहीं आए। स्पष्टतः इस प्रणाली की उत्पत्ति के बारे में वह अभी कुछ नहीं बता सकते, इसलिए लू चेन ने अंततः इसके बारे में सोचना बंद करने का निर्णय लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैस बीस्ट के शरीर से बच निकलना है, अन्यथा उसकी दिव्य आत्मा वास्तव में कैस बीस्ट द्वारा परिष्कृत हो सकती है। अगर उसे कुछ हो गया तो अंततः उसकी पत्नियां भी मर जाएंगी। लू चेन के दिल में अपनी इन पत्नियों के लिए अपराध बोध है। तियानयान अमर क्षेत्र में अपने समय के दौरान उनकी अत्यंत उच्च प्रतिभा और सुंदर और आकर्षक उपस्थिति के कारण संत, राजकुमारियां और यहाँ तक कि विभिन्न प्रमुख ताकतों के कुछ संप्रदाय के बुजुर्ग भी उनसे प्रभावित थे। उसकी पत्नियां उन्हीं प्रमुख सेनाओं से थीं और शुरू में उन्हें उसके साथ कोई कष्ट नहीं सहना पड़ा था। अगर वे उस समय आगे आकर ये दावा करती कि यह सब उसकी जबरदस्ती है और अपनी अपनी सेनाओं में लौट जाती, तो वे आराम से जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लू चेन को चिंता इस बात की है कि यदि वे वास्तव में कैस बीस्ट के पेट से बच भी निकलते हैं, तो क्या वे तियानयान अमर क्षेत्र की ओर वापस जाने का रास्ता खोज पाएंगे। अराजक सागर एक अंतहीन अंधकार है और अराजक की हुई लगातार उनकी दिव्य इंद्रिय धारणा को दबाता है, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि तियानयान अमर क्षेत्र कहाँ है। यदि वे बेतरतीब ढंग से किसी भी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो वे तियानयान अमर क्षेत्र से और दूर चले जाएंगे। बेशक यह मुख्य मुद्दा नहीं है। आमतौर पर महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनकी आयु बहुत लंबी होती है। अगर उनकी आयु काफी लंबी है, तो वे तियानयान अमर क्षेत्र में वापस जाने का रास्ता खोज सकते हैं। मुख्य बात यह है कि अराजक सागर में अराजक शक्तियां लगातार उनके शरीर और दिव्य आत्माओं का क्षरण करती रहेंगी, यहाँ तक कि अमर सम्राट लू चेन भी अराजक शक्ति के क्षरण का विरोध नहीं कर सके और अंततः अपनी विवेक बुद्धि खो बैठे और अराजक सागर में लक्ष्यहीन भटकते रहे। यदि वे अराजक सागर में बहुत अधिक समय तक रहे, तो उनके शरीर और दिव्य आत्माएं अंततः विलीन हो जाएंगी। यदि उनकी दिव्य आत्माएं विलीन न भी हों, तो भी वे अमर सम्राट लू चेन की तरह अपना विवेक खो देंगे और अराजक सागर में आत्माविहीन प्राणी बन जाएंगे। इसलिए भले ही वे कैस बीस्ट के शरीर से बच निकले, वे वास्तव में सुरक्षित नहीं हैं। जब लू चेन ये सोच ही रहा था कि अचानक सिस्टम की अधिसूचना फिर से बज उठी। मेजबान की पत्नियों की संतान दुनिया अराजक शक्ति के क्षरण का विरोध कर सकती है। ये सूचना सुनकर लू चेन रुक गया। क्या बाल जगत अराजक शक्ति के क्षरण का विरोध कर सकता है? वास्तव में यदि वह उनकी बाल दुनिया को बुला ले, तो क्या वे उसके अंदर रह सकते हैं? लू चेन ने सोचा कि सिस्टम शायद उसे ऐसे मामलों में धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसका उपयोग करने में कुछ मूल्य है। इसलिए सिस्टम उसे तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक वह पूरी तरह से अपनी उपयोगिता खो नहीं देता। यदि, जैसा कि प्रणाली में उल्लेख किया गया है, बाल विश्व अराजक शक्ति के क्षरण का प्रतिरोध कर सकते हैं, तो क्या प्रणाली ने मूल रूप से उन्हें और उनकी पत्नियों को अराजक सागर में जीवित रहने के लिए बाल विश्व का पोषण करने के लिए कहा था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह प्रणाली पहले से ही भविष्य के लिए योजना बना चुकी थी। चूंकि पत्नियों की संतान दुनिया अराजक शक्ति के क्षरण का सामना कर सकती है,
इसलिए उसे अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिससे वह आत्मविश्वास के साथ सफलता प्राप्त कर सकता है। अगले ही क्षण लू चेन की दिव्य आत्मा ने उसके सभी शरीरों और उसकी पत्नियों को नियंत्रित कर ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र की साधना की। जल्द ही उन सभी के बीच मूल शक्ति का एक संचार स्थापित हो गया, जिसमें लू चेन का प्रत्येक शरीर एक विद्युत प्लग जैसा दिखता था, जो उसकी दिव्य आत्मा द्वारा एक ही रेखा पर परस्पर जुड़ा हुआ था। जब उसके क्लोन और पत्नियां आपस में जुड़ गए, तो लू चेन की दिव्य आत्मा से उत्पन्न मूल शक्ति उसके शरीर के माध्यम से उसकी पत्नियों के शरीर में प्रवेश कर गई, और मूल शक्ति उसकी पत्नियों के शिशु लोकों के माध्यम से उसकी दिव्य आत्मा में वापस लौट आई। मूल शक्ति का एक पूर्ण चक्र पूरा होते ही लू चेन की शक्ति तेजी से बढ़ गई। जल्द ही उसका क्षेत्र स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गया, और लू चेन की आभा को महसूस करते हुए युन किंगशू ने उसे ठंडे तिरस्कार से देखा। लू चेन ने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और युन किंगशू की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, युन, तुम्हें अपनी याददाश्त वापस मिल गई है। तुम अब भी मुझसे इतनी रूखी क्यों हो? युन किंगशू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम बदमाश हो, तुम जरा भी नहीं बदले हो। अपनी याददाश्त वापस पाने और यह एहसास होने के बावजूद कि वह लू चेन की औरत है, युन किंगशू अभी भी लू चेन के प्रति कुछ असंतोष रखती है। मूलतः वह त्यान्यान अमर क्षेत्र में रहस्यमय चंद्र महल की संत थी, और एक गुप्त क्षेत्र अभियान के दौरान उनकी मुलाकात लू चेन से हुई। शुरुआत में वे एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन एक दुर्घटना के कारण दोनों प्रेम विष से ग्रस्त हो गए, जिसके कारण लू चेन ने उनका शरीर ले लिया। गुस्से में उसने लू चेन का लगातार पीछा किया, लेकिन न सिर्फ उसे मार पाने में नाकाम रही, बल्कि लू चेन ने उसे पकड़ भी लिया। उसने जब ये काम हो चुका था तब उसे अपनी औरत बनाने का फैसला कर लिया। उसने उसकी प्रतिष्ठा की बिल्कुल परवाह न करते हुए इस बात का खुलेआम ऐलान कर दिया। इस बारे में जानने के बाद रहस्यमय चंद्रमा महल ने उसे निष्कासित कर दिया, जिससे वह लू चेन से बदला लेने के लिए प्रेरित हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक अमर राजा बन गया है। त्यान्यान अमर डोमेन में क्षेत्रों को नश्वर अमर, आत्मा अमर, पृथ्वी अमर, स्वर्गीय अमर, सच्चा अमर, स्वर्ण अमर, अमर सम्राट, अमर राजा, अमर पूज्य, अमर सम्राट में विभाजित किया गया है। उस समय वो केवल स्वर्गीय अमर क्षेत्र में थी, जबकि लू चेन 4 क्षेत्र ऊपर था। परिणाम पूर्वानुमानित था, वह लू चेन को मारने में विफल रही और इसके बजाय उसे पकड़ लिया गया और उसे प्रतिदिन उसके तानों का सामना करना पड़ा। हालांकि हजारों वर्षों के साहचर्य के बाद उसने पाया कि कुछ हद तक कामुक होने के अलावा लू चेन अपनी सभी महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और एक अत्यंत जिम्मेदार व्यक्ति था, जिससे उसे अपनी साधना की स्थिति को तेजी से बढ़ाने और उसके लिए भावनाएं विकसित करने में मदद मिली। यहाँ तक कि जब लू चेन को पराजित किया गया, त्यानिक्सिया अमर राजवंश की 100,000 मजबूत सेना और त्यान्यान अमर डोमेन की प्रमुख सेनाओं द्वारा पीछा किया गया, तब भी उसने लू चेन के साथ खड़े रहने का फैसला किया। बिना किसी हिचकिचाहट के अराजक सागर तक उसका पीछा किया। लू चेन के प्रति युन किंगशू की भावनाओं के बावजूद उसकी भावनाएं शारीरिक आकर्षण से पैदा नहीं हुई थीं, बल्कि एक साथ लंबा समय बिताने के बाद धीरे धीरे ये पता चलने से पैदा हुई थी कि लू चेन किस तरह का व्यक्ति था। ये भावना उसके दिल की गहराई से आई थी, और ऐसा इसलिए नहीं था कि वह लू चेन द्वारा वश में थी। इसलिए लू चेन के साथ उसका रिश्ता उसकी कुछ अन्य पत्नियों से अलग था, क्योंकि वह हमेशा उसकी आज्ञाकारी नहीं थी। इसके अलावा उसे अक्सर लू चेन की लगातार चिढ़ाने की शिकायत रहती थी, यहाँ तक कि अराजक सागर तक पहुंचने के बाद भी वह कई बार लू चेन के साथ शारीरिक रूप से भिड़ चुकी थी। बेशक अंतिम परिणाम ये था कि वह लू चेन द्वारा बुरी तरह से वश में कर ली गई थी, और वह पुनर्जन्म पत्थर के अंदर बंद होने वाली लू चेन की महिलाओं में से अंतिम थी। यद्यपि युन किंगशू ली होंगयुन की तरह थोड़ा ठंडा था तथा हमेशा अजनबियों को दूर रखने का आचरण रखता था, ये ठीक इसी कारण था कि हजारों वर्षों के दौरान जब वह लू चेन के साथ थी तो अराजक सागर में उसका समय इतना उबाऊ नहीं था। जब भी लू चेन युन किंगशू के साथ अराजक सागर में बिताए समय के बारे में सोचता था, जब उसने उसे वश में कर लिया था और उसने धीरे से रोते हुए उसे बदमाश कहकर कोसा था, तो उसे लगता था कि वे वर्ष इतने दर्दनाक नहीं थे। युन किंगशू की बातें सुनकर लू चेन हंसा और बोला, उस समय इस बदमाश को मेरे पीछे अराजक सागर तक किसने भेजा था? यदि तुम मेरे पीछे अराजक सागर तक नहीं आए होते तो शायद तुम्हारे दिन अब से कहीं बेहतर होते और मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। भले ही युन किंगशू को रहस्यमय चंद्र महल से निकाल दिया गया था, फिर भी उसकी प्रतिभा त्यान्यान अमर क्षेत्र में सर्वोच्च मानी जाती थी, और वह जहां भी जाती कोई भी शक्ति उसका स्वागत करती। यहाँ तक कि उसके दूसरे बल की संत बनने की भी संभावना थी। वह जीवन वास्तव में वर्तमान जीवन से कहीं बेहतर था।
दुर्भाग्यवश जब लू चेन ने उसे बेहतर स्थान ढूंढने के लिए वहां से चले जाने को कहा, तब भी उसने दृढ़तापूर्वक उसके साथ अराजक सागर की ओर भागने का निर्णय लिया। यून किंगशू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं सिर्फ तुम्हारा दुखद अंत देखना चाहता हूँ। लू चेन अविचलित थी, अच्छी तरह जानती थी कि यून किंगशू क्या सोच रही है। वह स्वभाव से ही एक ऐसी महिला थी जो किसी के आगे नहीं झुकती, अगर उसे कोई पसंद भी आता तो भी वह पूरी तरह से उसकी बात नहीं मानती। तीखी जुबान लेकिन कोमल हृदय। लू चेन ने तब कहा, आपने मेरी दयनीय स्थिति देखी है, लेकिन अब आपके दिन भी अच्छे नहीं हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? यून किंगशू ने भावशू से उत्तर दिया, जब तक आपके दिन अच्छे नहीं हैं, मैं खुश हूँ। लू चेन ने कहा, ठीक है, जब तक आप खुश हैं। इस बिंदु पर लू चेन बिस्तर से उठ गया और उसे उठते हुए देखकर यून किंगशू ने पूछा, आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? उसे नहीं पता था कि वे अब कहाँ हैं, क्योंकि वह पुनर्जन्म से पहले ही कैस बीस्ट के पेट में समा चुकी थी, लेकिन उसे विश्वास था कि लू चेन को पता है। चूंकि लू चेन को तियानयान अमर क्षेत्र की यादें वापस मिल गई थी, इसलिए शायद उसके पास इस ब्रह्मांड को छोड़ने की सुराग थे। लू चेन ने कहा, ओह, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, हम अब अराजकता जानवर के पेट में हैं। ये तथाकथित युग क्लेश अराजकता जानवर की मुझे शुद्ध करने की साजिश है। ये सुनकर यून किंगशू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अराजकता जानवर, उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। यून किंगशू की घबराहट भरी नजर देखकर लू चेन ने आगे कहा, यो क्लेश का सार अराजकता जानवर है जो मुझे क्लेश के माध्यम से पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर करता है, मेरी दिव्य आत्मा शक्ति को कमजोर करने के लिए, जिससे मुझे परिष्कृत करने का लक्ष्य प्राप्त होता है। ये सुनकर यून किंगशू समझ गया, फिर पूछा, उन स्वर्गीय राक्षसों के साथ क्या मामला है? लू चेन ने कहा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो वे स्वर्गीय राक्षस संभवतः उस महिला से संबंधित हैं। वह औरत। यून किंगशू का स्वर विशेष रूप से ठंडा हो गया, जिससे रेड फ्लावर सेडान के भीतर का स्थान काफी ठंडा हो गया। लू चेन मुस्कुराया और बोला, जब मुझे कैस बीस्ट ने निगल लिया था, तब कैस सागर में मेरा सामना एक नासमझ औरत से हुआ था और मैं अनगिनत सालों तक उससे लड़ता रहा। बाद में कैस बीस्ट ने हम दोनों पर घात लगाकर हमला किया और हमें अपने पेट में ले गया। कैस बीस्ट के पेट में प्रवेश करने के बाद उस स्त्री को होश आया और तभी मुझे एहसास हुआ कि वह मूल रूप से उन अमर सम्राटों में से एक थी जो कैओटिक सागर में गए थे। कैओटिक सागर में प्रवेश करने के बाद वह रास्ता भटक गई और अंततः कैओटिक पावर द्वारा भ्रष्ट हो गई, अपना दिमाग खो बैठी और एक चलती फिरती लाश बन गई। यून किंगशू ने तुरंत इसमें महत्वपूर्ण जानकारी समझ ली और पूछा, तो क्या अराजकता जानवर के पेट में हम अराजक शक्ति द्वारा नष्ट नहीं किए जाएंगे? लू चेन ने कहा, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मेरी दिव्य आत्मशक्ति अभी बहुत कमजोर है और अगर हम जल्दी नहीं गए तो हो सकता है कि मैं अगले जन्म में पुनर्जन्म न लूं, बल्कि कैस बीस्ट द्वारा सीधे शुद्ध कर दिया जाऊं। लू चेन की बात सुनकर यून किंगशू की भौहें तन गईं। अगर ऐसा है तो लू चेन को इसी जीवन में कोई रास्ता निकालना होगा, लेकिन क्या वह कैस बीस्ट का मुकाबला कर पाएगा? यून किंगशू के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर लू चेन आगे झुका, अपना हाथ उठाकर यून किंगशू के जैद जैसे गाल को सहलाया। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, चिंता मत करो, मैं कैस बीस्ट को हरा दूंगा और तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। तब मैं तुम्हें 17 या 18 हटे कट्टे बेटे देने दूंगी। ये सुनकर यून किंगशू ने भौहें चढ़ाई, फिर ठंडे स्वर में उत्तर दिया, शेखी बघारना बंद करो, पहले अराजकता जानवर को हराओ। लू चेन ने कहा, ओह, तो तुम मुझे 17 या 18 हटे कट्टे बेटे देने को तैयार हो? बिना किसी हिचकिचाहट के यून किंगशू ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। लू चेन की पकड़ से बच निकली और अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अनगिनत वर्षों तक इस बदमाश द्वारा छेड़े जाने के बाद वह बच्चे चाहती थी या नहीं, इसका निर्णय लेना उसके हाथ में नहीं था, क्योंकि इस आदमी ने ऐसा करने से पहले कभी उसकी सहमति नहीं ली थी। लू चेन ने यून किंगशू को चिढ़ाना जारी रखे बिना हल्के से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, युग क्लेश आने वाला है, मुझे इसे पूरा करने के लिए बाहर जाना चाहिए। जैसे ही उसके शब्द निकले, लू चेन सीधे लाल फूलों वाली सेडान से निकल गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि वो खाली जगह पहले से ही हरे तरल से ढकी हुई थी। अनगिनत अमर नाविक ग्रेट सम साम्राज्य की ओर बढ़ रही थी और ब्रह्मांड की विभिन्न प्रमुख शक्तियों के लोग ग्रेट सम साम्राज्य के अवरोध में घुसकर भागने की ताक में थे। लू चेन ने भाग रहे लोगों पर नजर डाली, फिर अवरोध में एक रास्ता खोल दिया जिससे वे अंदर आ सकें। जैसे जैसे अधिक से अधिक महान सम्राटों ने महान सम साम्राज्य में प्रवेश किया, साम्राज्य का क्यूई भाग्य तेजी से समृद्ध होता गया
और क्यूई भाग्य में वृद्धि के कारण लू चेन की ताकत तेजी से बढ़ी। इस समय लू चेन स्पष्ट रूप से स्वर्गीय दाओ की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। बेशक ये तथाकथित स्वर्गीय दाओ अराजकता जानवर द्वारा प्रकट की गई चेतना थी, जो कि जुबान तियान है। लू चेन तब अमर आत्मा छत्री की बाधा से बाहर निकल गया, शून्य में प्रवेश किया, उन हरे आत्मा भक्षी शक्तियों का विरोध करने की तैयारी की। तभी दूर से अंधकार में शक्ति की लहरें जल की लहरों की तरह फैल गईं। इसके बाद शून्य में एक मधुर सितार की ध्वनि गूंजी। जब डार्क पावर लू चेन के शरीर से गुजरी तो उसे तुरंत उसके साथ परिचितता का एहसास हुआ और जल्द ही उसे याद आ गया। क्या ये वही डार्क पावर नहीं थी जिसका प्रयोग उसने अराजक सागर में उस महिला द्वारा किया था जिसने अपना दिमाग खो दिया था? जब लू चेन ने सोचा कि क्या उस महिला ने अभी भी अपनी चेतना बरकरार रखी है, तो एक बड़ा अमर जहाज धीरे धीरे दूर से आ रहा था। जहाज का डेक बैंगनी रंग के पर्दे से ढका हुआ था, लेकिन उस बैंगनी पर्दे के पीछे से ये देखा जा सकता था कि एक महिला डेक पर बैठी हुई थी और बिना किसी तात्कालिकता के बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से प्राचीन जीथर बजा रही थी। ये वास्तव में उसकी थी। जैसे ही लू चेन बोलने वाला था, सिस्टम इंटरफेस अचानक सामने आ गया। नाम जुवान किंगयुन। पहचान नवस्वर्ग संस्थान की स्वर्गीय कन्या, अराजकता जंतु के आंतरिक ब्रह्मांड में स्वर्गीय रहस्यमय युवती, त्यानयान अमर क्षेत्र की पूर्व अमर सम्राट, जिसने गलती से अराजक सागर में प्रवेश करने के बाद अपना दिमाग खो दिया था और अराजक शक्ति द्वारा नष्ट कर दी गई थी, जिसे बाद में अराजकता जंतु ने निगल लिया था। वो स्वर्गीय दानव के माध्यम से अराजकता जंतु को उत्तेजित करके एक युग क्लेश को प्रारंभ करना चाहती है, फिर अराजकता जंतु को मारकर उसके पशु केंद्र पर कब्जा करना चाहती है। स्कोर 100, अनुकूलता 30। जुवान किंगयुन का व्यक्तिगत परिचय देखकर लू चेन थोड़ा दंग रह गया। तो यह उसकी थी, लेकिन एक बात वह समझ नहीं पाया, यदि स्वर्गीय दानव को जुवान किंगयुन ने बनाया था, तो वास्तव में इन स्वर्गीय दानवों को क्या हासिल करना था? हर बार जब स्वर्गीय राक्षस प्रकट होते थे, तो वे अराजकता जानवर के पेट के अंदर के साधकों का वध कर देते थे, लेकिन इसके अलावा वे अराजकता जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अराजकता जानवर के लिए साधक और स्वर्गीय राक्षस दोनों ही उसके पेट के अंदर कीड़े की तरह थे, है न? तो फिर न तो साधकों और न ही स्वर्गीय राक्षसों का अराजकता जानवर पर कोई प्रभाव होना चाहिए। फिर जुवान किंगयुन के कार्यों का उद्देश्य क्या था? लू चेन उलझन में था, तभी दूर से जुवान किंगयुन की आवाज आई। लू चेन, बहुत समय हो गया मिलते हुए। मैंने सोचा था कि आप बहुत पहले ही अराजकता जानवर द्वारा परिष्कृत हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप, एकमात्र अमर राजा, इतने लंबे समय तक बने रहेंगे। यह आवाज सुनकर लू चेन हंसा और फिर बोला, मुझे भी लगा था कि तुम बहुत पहले ही गिर चुके हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी जिंदा होगे। न सिर्फ जिंदा, बल्कि तुम कैस बीस्ट के दाहिने हाथ के सहायक भी बन गए हो। जुवान तियान अराजकता राक्षस की चेतना थी और जुवान तियान ने तियानजी मंडप का निर्माण किया था। जुवान किंगयुन तियानजी मंडप की स्वर्गीय कन्या होने के नाते मूलतः जुवान तियान के पक्ष में थी। जुवान किंगयुन ने शांति से कहा, मैं केवल एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और देखो, अवसर आ गया है। लू चेन ने कहा, मुझे सच में जानने की उत्सुकता है, तुमने इतने सारे स्वर्गीय दानव क्यों बनाए? मुझे तो उनमें कुछ खास नहीं दिखता। जुवान किंगयुन ने कहा, अराजकता जानवर अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। स्वर्गीय दानव केवल एक युग क्लेश को नीचे उतरने के लिए मजबूर करने का एक साधन है। जब भी स्वर्गीय राक्षसों की संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, चाहे अराजकता जानवर तैयार हो या नहीं, उसका शरीर एक क्लेश को ट्रिगर करेगा। और जब स्वर्गीय राक्षसों की संख्या एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है, यदि अराजकता जानवर के भीतर एक युग क्लेश शुरू नहीं होता है, तो वह केवल देख सकता है कि कैसे उसके शरीर को धीरे धीरे स्वर्गीय राक्षसों द्वारा निगल लिया जाता है। और यदि अराजकता जानवर के भीतर युग क्लेश बहुत भयंकर है, तो अराजकता जानवर स्वयं अपने शरीर पर क्लेश द्वारा पहुंचाई गई क्षति का सामना नहीं कर सकता है। लू चेन तुरंत समझ गया कि जुवान किंगयुन का क्या मतलब था। ये बिल्कुल मानव शरीर के समान है, जहां स्वर्गीय राक्षस जुवान किंगयुन द्वारा निर्मित कैंसर कोशिकाओं के समान है, जो जुवान तियान के शरीर के भीतर सामान्य कोशिकाओं अर्थात साधकों पर लगातार आक्रमण करते हैं और लगातार मजबूत होते जाते हैं। इस समय स्वर्गीय राक्षसों को खत्म करने के लिए अराजकता जानवर केवल एक युग क्लेश का आह्वान कर सकता है, जो इसके आंतरिक ब्रह्मांड के भीतर साधकों को भी मार देता है। बेशक ये केवल एक पहलू है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि स्वर्गीय राक्षसों की संख्या और शक्ति बहुत अधिक है,
तो अराजकता जानवर उन्हें खत्म करने के लिए युक्त क्लेश की तीव्रता को अवश्य बढ़ा देगा। जब क्लेश की तीव्रता एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो अराजकता जानवर भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति बिना दवा के तेज बुखार को नियंत्रित नहीं कर पाता या पेट के अम्ल के स्राव से पेट की दीवारों का क्षरण हो रहा हो। शायद कैस बीस्ट को पहले से ही सफेद वाष्प उत्सर्जित करने वाले हरे तरल को नियंत्रित करने में कुछ कठिनाई हो रही है। बेशक ये सब सिर्फ अटकलें हैं। आखिरकार ये पृथ्वी नहीं है। क्या होगा अगर कैस बीस्ट इसके शरीर को नियंत्रित कर सके? लू चेन ने फिर सवाल पूछा, आपको कैसे पता कि अराजकता जानवर युक्त क्लेश से होने वाले नुकसान का विरोध नहीं कर सकता है? जुवान किंग्युन ने कोई उत्तर नहीं दिया बल्कि शून्य की ओर बोला, तुम उस चेतना को क्यों नहीं प्रकट होने देते जो स्वयं प्रकट हुई है और बोलने देती हो? जैसे ही जुवान किंग्युन ने बोलना समाप्त किया, शून्य में एक गहरी आवाज गूंजी, जुवान किंग्युन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके साथ गठबंधन में हो। वास्तव में मेरे लिए निराशाजनक है। इस आवाज के उदय के साथ ही शून्य में विशाल लाल रंग की 2 आंखें प्रकट हुईं। उन लाल रंग की आंखों के नीचे जुवान तियान की आकृति थी। जुवान तियान के प्रकट होने के बाद उसने जुवान किंग्युन का उपहास किया और कहा, तो क्या हुआ अगर तुमने मेरे इस शरीर के भीतर रहस्य खोज लिया है? मेरी आत्मा भक्षण शक्ति जल्द ही तुम सभी को मिटा देगी। आप सभी को अपना पोषण बनाने के बाद मैं धीरे धीरे युक्त क्लेश के कारण हुई चोटों की मरम्मत करूंगा। जुवान तियान की बातें सुनकर लू चेन थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि जुवान किंग्युन की अटकलें सच होंगी, कि जुवान तियान द्वारा फैलाया गया युक्त क्लेश वास्तव में उसे ही नुकसान पहुंचाएगा। जुवान तियान के बोलने के बाद जुवान किंग्युन ने आगे कहा, जुवान तियान, आत्मा भक्षण करने वाली शक्ति का प्रतिघात तुम्हें भी असहज कर रहा है ना? फिर जुवान किंग्युन ने लू चेन की ओर मुड़कर कहा, लू चेन, अराजकता जानवर अब बेहद कमजोर है क्योंकि आपकी याददाश्त वापस आ गई है और आपकी कुछ ताकत वापस आ गई है। मुझे विश्वास है कि आप इस बारे से मार सकते हैं। जुवान किंग्युन के शब्दों को सुनकर लू चेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और आप किनारे से देखते रहें? जुवान किंग्युन ने कहा, मेरे पास जो शक्ति बची है वह काफी सीमित है और मुझे इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि अराजकता जानवर के शरीर को छोड़ने के बाद अराजक शक्ति द्वारा क्षीण होने से बचा जा सके, जब तक कि आप अगले 10,000 वर्षों तक एक नासमझ मुझसे लड़ना नहीं चाहते। जुवान किंग्युन की बातें सुनकर लू चेन अवाक रह गया। सच कहूं तो उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि जुवान किंग्युन अब क्या करने वाली है। वह बस ये चाहती थी कि जब मैं कैस बीस्ट को मार दूं तो वह इसका फायदा उठा सके ताकि वह बीस्ट कोर प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठा सके। लेकिन फिर कैस बीस्ट के बीस्ट कोर का क्या उपयोग है? जैसे ही लू चेन ने इस प्रश्न पर विचार किया, जुवान तियान ने ठंडी आवाज में कहा, आज मैं तुम सभी का सफाया कर दूंगा और उन्हें शुद्ध करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, जुवान तियान ने अपना विशाल हाथ हिलाया और दूर से आती हरी आत्मा भक्षक शक्ति ज्वार की तरह जुवान तियान की ओर उमड़ पड़ी। इसके बाद आत्मा भक्षक शक्ति जुवान तियान के चारों ओर एकत्रित होकर कई विशाल हरे ड्रैगन का रूप ले लिया। फिर जुवान तियान के हाथ की एक और लहर के साथ आत्मा भक्षण शक्ति द्वारा निर्मित उन ड्रैगन ने सीधे लू चेन पर हमला किया। लू चेन ने अब जुवान किंग्युन के मामलों पर ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी विनाशकारी देव तलवार निकाली और सीधे मूल शक्ति का आह्वान करते हुए एक ही तलवार से वार किया। रक्त आत्मा स्लैश।